और बताओ बच्चों, क्या हाल समाचार? चल रही है तैयारी बढ़िया से? आई होप आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से हो रही होगी बेटा। स्टैंडर्ड 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग प्रेजेंट हैं। रात के बज रहे हैं 1:30 और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए नेक्स्ट वन शॉट वीडियो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा भी था। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज भी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या मिलेगा बेटा। तो एक बारी आते हैं, और क्लास स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस सिलेबस टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। बेटा हम लोग इस चैप्टर में जिन टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे वो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे बेटा? तो उन टॉपिक्स में हम लोग बात कर रहे होंगे किन की? सबसे पहले हम लोग बात कर रहे होंगे बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट की बातें हो रही होंगी। देन वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट होगी हमारी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में बातें होंगी। यहाँ से क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ की बातें होंगी। और उसके बाद हम लोग रेसिस्टर को पढ़ेंगे, रेसिस्टिविटी समझेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से भी एक सवाल 2-3 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखे जाते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एंड इस चैप्टर को एट लास्ट हम लोग कंक्लूड करेंगे कौन से टॉपिक के साथ? इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी के साथ हम लोग इस टॉपिक को क्या कर लेंगे बेटा? कंक्लूड कर लेंगे। आई होप चीजें क्लियर होंगी आपकी। स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अब आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक बारी हम लोग डिस्कस कर लें। माई सेल्फ अभिषेक आलोक। पिछले 10 सालों से मैं स्टैंडर्ड 10th और 12th के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड 10th के बच्चों को 10 सालों से गाइड कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड 12th के बच्चों को बोले तो और लगभग 6-7 सालों से IIT JEE और नीट की तैयारी करा रहा हूँ। कुछ लाइन से आपके लिए। कदम कदम पर आएंगी मुश्किलें हजार, कदम कदम पर आएंगी मुश्किलें हजार, लेकिन मत छोड़ना अपने हौसलों की पतवार। कदम कदम पर आएंगी मुश्किलें हजार, लेकिन मत छोड़ना अपने हौसलों की पतवार। पढ़ाई की राह में मेहनत का साथ दो, पढ़ाई की राह में मेहनत का साथ दो, सपनों की उड़ान को हकीकत का हाथ दो, सपनों की उड़ान को हकीकत का हाथ दो। प्यारे बच्चों, ये कुछ वैसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने 2024 में स्टैंडर्ड 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में 90 से ज़्यादा मार्क्स लाए थे, और उन्हें डिफरेंट अवार्ड शो में मेडल्स और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया था। बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा ये चैप्टर का नाम करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम लोग बेटा इस चैप्टर के इंट्रो की बात कर लेते हैं। ये एश्योर करता हूं मैं कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से कोई क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या मिल रहे होंगे इस लेक्चर में? इस लेक्चर के साथ आपको, तो इस लेक्चर के बाद आपको एक और लेक्चर में अपलोड करूंगा सेम चैप्टर का, जिसमें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, और कुछ जो भी पॉसिबल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं होते हैं। बच्चों को न्यूमेरिकल सेक्शन में जनरली थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे होंगे। ये हमारी थ्योरी क्लास होगी। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के पहले सबसे पहले हमें समझना होगा करंट का मतलब क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ प्यारे बच्चों, आपने करंट का नाम आज के पहले भी सुना होगा। जैसे करंट का सिंपल सा मतलब आपने सुना होगा, वाटर करंट के बारे में बातें करी होंगी, आपने सुनी होंगी, या और भी जगह करंट वर्ड आपने सुना होगा। करंट का मतलब क्या है बेटा? फ्लो। अब यहाँ पे जब फ्लो की बात हो रही हो, अब जैसे आप देख रहे हो कि व्हेन वाटर फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस देन इट इज कॉल्ड वाटर करंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वाटर करंट के नाम से जानते हैं। उसी तरह अगर हम बात कर रहे हो बेटा, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगर विंड की फ्लो हो रही हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? इट इज नोन एज विंड करंट। इसको हम क्या बोल रहे होंगे बेटा? ये विंड करंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़े तो आगे हम लोग ये डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? तो देखो ये इलेक्ट्रिसिटी की जो बातें होती है ना प्यारे बच्चों, जब भी हम बात किस चीज की कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी की कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिसिटी मींस, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली क्या है ना, ये चार्जेज की स्टडी है। किसकी स्टडी है बेटा? चार्जेज की स्टडी है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि सर चार्ज क्या है, व्हाट आर चार्जेज? तो देखो प्यारे बच्चों, जब हम चार्ज की बात करेंगे ना, तो चार्ज एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? तो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले जितने भी मटेरियल्स हैं, चाहे एक सुई की बात करें, चाहे हम एक जहाज की बात करें, इस दुनिया में जितने भी मटेरियल्स हैं, इन सब की ये प्रॉपर्टी है। तो आखिर इस प्रॉपर्टी में होता क्या है? तो इस प्रॉपर्टी में होता ये है कि जब किसी भी बॉडी को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हो ना, तो उसके ऊपर लगती है एक फोर्स। अब उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है, उस बॉडी पे जिस प्रॉपर्टी के कारण उस बॉडी में वो फोर्स लगती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज चार्ज। अब क्या है बेटा, वी कैन राइट और डिफाइन चार्ज एज, चार्ज इज द फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट विल experience of force when it is kept in an electromagnetic field. I hope this thing should be very clear to everyone. अब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक मींस क्या हुआ बेटा? चार्ज। करंट मींस क्या हुआ? फ्लो। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की जब भी बातें हो रही होंगी प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट की जब भी बातें हो रही होंगी यहाँ पे, तो हम लोग क्या देख रहे होंगे बेटा? फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे क्या बातें हो रही हो रही होंगी? किसकी बातें हो रही होंगी? यहाँ पे बातें हो रही होंगी बेटा फ्लो ऑफ चार्ज की। मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है भाई साहब? तो हमने 9th में पढ़ा है कि इस दुनिया की सारी चीजें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के बने हुए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, कैसे डेवलप होती है चार्ज, इन सारे चीजों के बारे में डिस्कशन होगी। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होती है ना, किसमें बेटा? तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की जब बात हो किसमें? कंडक्टर में, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। और इन द अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब समझ लो कि एक पाइप है और उस पाइप से पानी जा रही है, तो पानी की जो रेट होगी ना फ्लो करने की, कितने स्पीड से वाटर की फ्लो हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? वाटर करंट की स्पीड। उसी तरह जब चार्जेस की फ्लो हो रही हो ना, तो चार्ज जितने स्पीड से फ्लो कर रहा होता है, जो रेट होती है, टाइम रेट होती है चार्ज के फ्लो करने की, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में किसी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्जेस के फ्लो का रेट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट, इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। आई होप दिस शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब देख लो, हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वायर है। अब ये कंडक्टर है, इस वायर कंडक्टर का ही होगा। अब क्या हुआ बेटा कि ये इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी। इसमें क्या हम देख रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिक करंट की जब बात करेंगे, तो अमाउंट ऑफ चार्ज, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितनी अमाउंट की चार्ज फ्लो होगी एक यूनिट टाइम में, उसको हम क्या क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानेंगे। अब हमारे मन में यह सवाल आता है कि व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो? चार्ज को फ्लो कौन करवाता है बेटा? आखिर जैसे मान लो कि अभी एग्जाम्स टाइम आ रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम की टाइम आ रही है, तो विच थिंग मोटिवेट्स यू टू स्टडी? रिजल्ट, आई हैव टू बिकम टॉपर, मुझे 95% से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। और यकीन मानो बेटा, जब भी हम 10th बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं ना, तो मैंने बहुतों ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने 2 महीने की तैयारी करके, प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एकदम फुल डेडिकेशन होनी चाहिए, और उसके साथ जब वो तैयारी करते हैं, 2 महीने में मैंने 55 टू 85 और 60 टू 90% मार्क्स आते हुए बच्चों को देखा है। तो आप लोग भी एकदम लग करके करो। अब ये व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो, चार्ज को फ्लो कौन करा सकता है? अब सपोज ये एक टैंक है, टैंक ए है और ये एक टैंक बी है। टैंक ए थोड़े हायर पोजीशन पे और टैंक बी थोड़े लोअर पोजीशन पे है। अब हुआ क्या कि टैंक ए में फिल की हुई है सम कुछ वाटर। अब हुआ ये प्यारे बच्चों कि इससे वाटर की फ्लो कहां पे हो रही थी? टैंक बी में हो रही थी। अच्छा, आपको क्या लगता है ये टैंक ए से टैंक बी में वाटर कब तक फ्लो कर रहा होगा? तो टैंक ए से टैंक बी में वाटर तब तक फ्लो कर रहा होगा जब तक इसके इन दोनों वाटर के लेवल में डिफरेंस ना हो, और हम एक और ब्लॉक, एक
सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है जिसकी टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, एक दूसरी ब्लॉक है जिसकी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों को मैंने क्या करा बेटा, कांटेक्ट में लाया। अब जब मैंने इन दोनों को कांटेक्ट में लाया तो क्या हुआ, अब जब मैंने इन दोनों को कांटेक्ट में लाया तो क्या हुआ, हीट का फ्लो होना स्टार्ट हुआ, हॉटर बडी टू 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 कूलर बडी। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, जब इसकी टेम्परेचर इक्विलाइज हो गई ना, दोनों की टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गई, तो क्या हुआ, अब इससे हीट का फ्लो बंद हो गया। मतलब क्या है भाई साहब कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिसमें जब डिफरेंस होता है तो एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट स्टार्ट होती है। अब एक सेल की हम बात करते हैं तो सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होती है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरी होती है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम हायर पोटेंशियल बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, चिंता परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। हाँ, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल की पोटेंशियल हाई है, नेगेटिव टर्मिनल की पोटेंशियल लो है। तो फिर हमने क्या देखा बेटा कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या बना, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या बना बेटा, देन इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में बना, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में बना एक पोटेंशियल का डिफरेंस, एक पोटेंशियल की डिफरेंस बनी। और ये जो डिफरेंस है ना, ये जो पोटेंशियल की डिफरेंस है ना बेटा, ये डिफरेंस ही इस बैटरी में प्रोड्यूस होने वाली जो ये डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस के कारण ही क्या होता है, इसके वायर में के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करता है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करता है कि भाई साहब आप एक तरफ से दूसरे एंड की तरफ बढ़ो, आप एक एंड से दूसरे एंड की तरफ बढ़ो। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा स्ट्रक्चर को। किसके स्ट्रक्चर को समझना होगा बेटा, एटम के स्ट्रक्चर को एक बार क्विकली हम लोग समझ लेते हैं। अब देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्या क्या है, प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियस के पास क्या क्या होंगे बेटा, प्रोटॉन होगी और न्यूट्रॉन होगा। न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। अब क्या हुआ भाई साहब, ये आप देख रहे हो कि एक एटम है और एटम के पास क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होंगे बेटा, मूव हो रहे होंगे। अब जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे होंगे तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से क्या होगी बेटा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्या होगा, इनके ऊपर लगेगी एक फोर्स, इनके ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। और हमने पढ़ा है कि निगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या होता है बेटा, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होती है अट्रैक्शन, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब क्या हुआ बेटा कि हम नेक्स्ट देखते हैं नॉन मेटल्स में क्या होता है। जब नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स के पास जो आउटर मोस्ट सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी नंबर ज्यादा होती है। लाइक इनकी नंबर कितनी होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। तो ये नॉन मेटल्स में होता है कौन ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में क्या होते हैं, मेटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, कम होते हैं। इन मेटल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज लेस, कितने होंगे, 1 2 या 3 होंगे, कितने होंगे, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, इन दोनों के बीच में 1 2, अब देखो यहां पे ज्यादा चार्ज और यहां कम चार्ज, तो इनके बीच लगने वाली फोर्स क्या होगी, कम होगी। किसके रेस्पेक्ट में, नॉन मेटल्स के रेस्पेक्ट में प्यारे बच्चों। तो जब लगने वाली फोर्स कम होगी तो क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा, अब जैसे मान लो कि हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, ठीक है ना, ठीक है, जिसको भेज दिया गया कोटा पढ़ने के लिए, तो क्या कर सकते हैं पेरेंट, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो यही करेंगे ना, फोन करके वो पूछेंगे, अरे बेटा पढ़ाई अच्छी हो रही है, अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा बोले हाँ पापा बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। लेकिन आप जब अपने 10th की अपने घर में रह करके तैयारी कर रहे हो, तो जितना डिसिप्लिन और जितना कंट्रोल आपके पेरेंट रख पा रहे हैं आप पे, उतना रख पाएंगे क्या, ऑब्वियसली नहीं रख पाएंगे कोटा में। तो आई होप थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और निकल करके बाहर चला जाएगा, और इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। और बेटा ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसको हल्के में नहीं लेना अपने को, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही वो है जो एक सब्सटेंस को इस लायक बनाता है कि वो अपने से होकर करंट को पास करने दे। जैसे मान लो तुम्हारे घर में ही 4 5 फैमिली मेंबर्स हैं, मान लो फादर है, मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है और तुम हो। फादर ऑफिस चले गए, मदर मार्केट चली गई, सिस्टर स्कूल चली गई, आप
क्लासेस चले गए हो, आपका छोटा सा एक भाई है जो 3 to 4 इयर्स का है, वो बैठकर डोरेमोन देख रहा है। अब कोई पोस्टमैन कोई पोस्ट कार्ड या मान लो कि कोई मनी ऑर्डर लेकर के आता है, तो वो छोटा सा भाई ही तो है ना जो उस मनी ऑर्डर को आपके घर के अंदर तक लेकर जा पाएगा। इमेजिन करो कि वो भी फ्री नहीं होता, वो भी किसी वर्क में इंगेज्ड होता जैसे सारे लोग इंगेज्ड हैं, तो क्या वो लेटर या वो मनी ऑर्डर या वो पोस्ट कार्ड आपके घर के अंदर तक जा पाता? नहीं। तो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए बेटा? जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सब्सटेंसेस को, किसी भी मटेरियल को कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर्स बनने में। अब बोलोगे सर ये कंडक्टर क्या है? तो जब भी हम व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट कंडक्टर, तो कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास बहुत सारे अमाउंट में, लार्ज नंबर में क्या होंगे बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब हम बात करेंगे बेटा इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स क्या होंगे? विच हैव लेस नंबर ऑफ और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। प्रैक्टिकली इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, तो सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जिनके पास रूम टेम्परेचर पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बट इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, तो क्या होते हैं? इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं और वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। एक चैप्टर क्लास 12th की है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और सेमीकंडक्टर फिजिक्स, वहां पे इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होगा प्यारे बच्चों आप लोगों को। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बातें क्लियर हो गई, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है। जैसे हम बात कर रहे हैं, आप देख रहे होगे ये चिप, ये जो सिम कार्ड है, ये किसकी बनी हुई है? तो सेमीकंडक्टर्स की। आपने आईसी देखा होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आपने देखा होगा, ये इंटीग्रेटेड सर्किट आपको दिख रही होगी, ये भी किसके बने होते हैं बेटा? सेमीकंडक्टर्स के बने होते हैं। आई होप दिस थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब फ्लो ऑफ करंट की बात करते हैं बेटा। अब एक वायर में करंट की फ्लो कैसे होती है? जब हम वायर में देख रहे हैं, तो ये क्या है बेटा? एटम्स है। मान लो इस वायर में बहुत सारे एटम्स हैं और ये एटम्स क्या हो रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। ये एटम्स क्या हो रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। अब क्या हुआ बेटा? इस एटम में अगर ये वायर है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा बेटा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स में मोशन हो रही होगी, बहुत सारे एटम्स ने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रही होगी? मोशन हो रही होगी। लेकिन मोशन अभी कैसी हो रही है? इसमें रैंडम मोशन हो रही है। अब मैंने क्या किया? इस वायर को कनेक्ट कर दिया किस चीज से भाई साहब? किस चीज से कनेक्ट कर दिया? हमने इसको कनेक्ट करा एक सेल से। हमने इसको किस चीज से कनेक्ट करा बेटा? हमने इसको कनेक्ट करा एक सेल से। अब जैसे ही हमने इसको कनेक्ट करा एक सेल से, तो क्या हुआ बेटा? जैसे ही हमने इसको एक सेल से कनेक्ट करा तो क्या हुआ? अब क्या हुआ प्यारे बच्चों? अब क्या हुआ कि इस वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो एक अलग तरह की मोशन होने लगी। आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो इसमें जो आप देख पा रहे हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। किधर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन किधर है बेटा? पॉजिटिव। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर आ रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। कैसे आ रहे हैं बेटा? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, है ना? ये अब देखो, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ से आगे बढ़ा, फिर ऐसे ऐसे करके इधर चला आ रहा है। मतलब इधर क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है और इधर अट्रैक्शन हो रहा है। नेगेटिव टर्मिनल ने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बोला कि अरे यार तुम भी नेगेटिव, मैं भी नेगेटिव, चलो आगे बढ़ो। पॉजिटिव टर्मिनल ने बोला अच्छा उसको तुमने भगा दिया, चलो मैं पॉजिटिव हूं, तुम हमारे तरफ आ जाओ। और अब क्या हो गया बेटा? कि जैसे ही सेल्स से मैंने इसको कनेक्ट करा, तो इसमें एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी बेटा, कहीं कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। अब क्या है ना कि ये इलेक्ट्रॉन जो है कुछ एवरेज वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करता है। उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो उसकी नेट वेलोसिटी होती है। इसके बारे में क्लास 12th में आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बहुत सारे कुछ फॉर्मूले भी आपको देखने हैं। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर होंगी। एक चीज याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है स्टैंडर्ड 10th एग्जाम में कि
इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगी। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हमें समझना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा पोटेंशियल क्या होता है, तब हम पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे मान लो बेटा इंसुलेटेड स्टैंड, अच्छा इंसुलेटेड स्टैंड का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा स्टैंड जिससे चार्ज लीकेज ना हो, मतलब जो इंसुलेटर हो, या आइसोलेटेड स्टैंड भी इसको हम लोग बोलते हैं। आपने सुना होगा कोरोना के टाइम में होम आइसोलेशन। आइसोलेशन में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन आइसोलेशन, भाई साहब आपको एकदम अलग कर दिया जाता है और बाहरी दुनिया से आपको पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया जाता है। तो ये दो स्टैंड है, एक की पोटेंशियल हाई है, दूसरे की पोटेंशियल लो है। तो अब भाई साहब ये पोटेंशियल का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं हम लोग। देखो पोटेंशियल का मतलब क्या है ना, कि अगर मान लो कोई एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा, टेस्ट चार्ज का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कोई एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, 1 कूलम्ब का टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना। और इंफिनिटी पे कहीं ये रखा हुआ है। एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूं, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं बेटा। अब मान लो कि ये टेस्ट चार्ज है यहाँ पे, और ये टेस्ट चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है बेटा, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज का 1 कूलम का एक टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी बहुत दूर रखा हुआ है। अब यहाँ पे कोई दूसरी चार्ज है। अब इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में, इस चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को, इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है ना बेटा, इसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है ना, इसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपल्सन तो होगी ही होगी, तो फिर भी मुझे इसको इसके फील्ड में लाना है, तो इसको यहां तक लाने के लिए जो हम लोग वर्क डन करते हैं ना, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जैसे मान लो कोई दूसरी पॉइंट है, कोई दूसरी पॉइंट यहां पे है, कोई दूसरी चार्ज यहां पे रखी हुई है, प्लस Q2, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि इसको फिर यहां से यहां लाया, तो इसका वर्क डन अलग होगा। तो ये जो डिफरेंस है ना वर्क डन का, इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मैं आपको यहां पे समझाता हूं बेटा। तो अब पोटेंशियल क्या है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज पोटेंशियल, तो आप क्या बोलेंगे बेटा, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू टेक अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to point of field of any other charge particle is known as electric potential of that point. I hope this thing should be very clear to everyone. किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगी, ओके बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लो कि एक स्टैंड रखा हुआ था बेटा, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है इसकी और इसकी पोटेंशियल लो है, और इससे मैंने एक मेटल वायर कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, व्हाट हैपन हियर, ड्यू टू डिफरेंस इन द पोटेंशियल, पोटेंशियल में डिफरेंस होने के कारण चार्ज जो है हायर एंड से किधर की ओर फ्लो करने लग जाएगा, लोअर एंड की ओर फ्लो करने लग जाएगा। सेम बैटरी में वही चीजें थी ना, पॉजिटिव बैटरी की जो पॉजिटिव टर्मिनल थी वो हायर पोटेंशियल पे थी, नेगेटिव टर्मिनल जो थी वो लोअर पोटेंशियल पे थी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। आप देख पा रहे होंगे चार्ज का फ्लो कैसे हो रहा है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब क्या है बेटा, जैसे ही चार्ज की फ्लो होगी तो वर्क होगा, क्योंकि हमने तो फिजिक्स में पढ़ा है, वर्क विल बी सेड टू बी डन इफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनीबॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन दैट बॉडी। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि चार्ज की फ्लो हो रही है, और जैसे ही चार्ज की फ्लो हो रही, चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो वर्क तो होगा यहाँ पे। अब इसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point। ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से दूसरे चार्ज के फील्ड में आने में जो वर्क लगेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, इट विल बी कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क करना पड़ेगा ना, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप दिस शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब आप देख पा रहे होंगे यहां लाइटनिंग की एक कंडीशन है बेटा। लाइटनिंग कैसे होता है, तो लाइटनिंग में क्या होती है
कि यहाँ पे दो क्लाउड्स हैं, दो क्लाउड्स जब टकराते हैं तो क्या होता है बेटा, ये दो क्लाउड्स टकरा रहे हैं तो यहाँ पे चार्ज डेवलप होती है। अब यहाँ की इस पॉइंट की चार्ज बहुत ज्यादा है, और हम जब अर्थ की बात कर रहे हैं तो इसकी पोटेंशियल इसके पास चार्ज ज्यादा है तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, और यहाँ की जब हम बात करेंगे तो यहाँ की पोटेंशियल 0 है, तो क्या बना, इस क्लाउड और अर्थ के बीच में पोटेंशियल की डिफरेंस बनी, और इसी कारण से क्या होता है बेटा, इसी कारण से क्या होगा, यहां से करंट का फ्लो होगा, किधर की ओर, किधर की ओर करंट फ्लो कर रहा होगा बेटा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब देखो, अब हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। तो बेटा चार्ज की प्रॉपर्टी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि यहां से भी कभी कभी आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। अब चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में जब हम बात कर रहे होंगे तो सबसे पहली बात क्या होगी बेटा हमारी, सबसे पहली बात क्या होगी हमारी, आप लोग ध्यान से देखोगे, एकदम ध्यान से समझेंगे चीजों को। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, थोड़ा सा एक, हाँ हाँ बेटा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी चार्ज की क्या है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं होती है। चार्ज को हम लोग एल्जेब्रिक सम मेथड से ऐड कर सकते हैं, मतलब सिंपली जोड़ सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल लॉ की जरूरत नहीं होती है। अब हम बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज, इसको आपको अपने को समझना होगा बेटा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो कि एक स्टैंड है, क्या बेटा, एक स्टैंड है, सपोज यहां पे एक स्टैंड है, सपोज यहां पे एक स्टैंड है, सपोज यहां पे है क्या, क्या बेटा, एक स्टैंड, ठीक है ना, यहां एक स्टैंड है, ठीक है ना, स्टैंड है, या मान लो कोई एटम है, ठीक है, इस एटम के पास मान लो सोडियम एटम है, कौन सी एटम है, सोडियम। सोडियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है बेटा, 11, कॉन्फ़िगरेशन करोगे 281। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 11 इलेक्ट्रॉन्स, एंड प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं इसके पास। अच्छा एक चीज आपको याद होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन के पास कितनी चार्ज होती है बेटा, 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब, इतनी चार्ज होती है, ठीक है। आप इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 भी बोल सकते हो, है ना। अब कूलम्ब क्या है, ये इसकी यूनिट है, इसके बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। अब क्या हुआ बेटा, इसके पास 281, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे जो निगेटिव चार्ज के थे। प्रोटॉन्स कितने थे, 11 प्रोटॉन्स थे, ठीक है। अब मान लो ये एटम है हमारी, ये एटम था हमारा, ये क्या था बेटा, ये एटम था हमारा। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये कौन सा एटम था हमारा, दिस वाज सोडियम एटम। कौन सा एटम था हमारा, ये सोडियम एटम था, Na था। तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 281। अब इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाँ। और प्रोटॉन्स कितने हैं, 11। एक और एटम की बात करते हैं, क्लोरीन। जब क्लोरीन की हम बात करेंगे तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, 17 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 17, 17 इलेक्ट्रॉन्स, 17 प्रोटॉन्स, है ना। अब आप देखोगे तो 17 प्रोटॉन्स कहाँ होंगे बेटा, न्यूक्लियस में होंगे। 17 प्रोटॉन्स कहाँ होंगे, न्यूक्लियस में होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, 287। अब क्या हुआ कि भाई, हाँ अब प्यारे बच्चों क्या हुआ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो क्या हुआ बेटा, अब इसके पास, अब ये पूरा एक सिस्टम बना, दो एटम्स का एक सिस्टम बना। सिस्टम क्या होता है प्यारे बच्चों, तो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस या दो या दो से अधिक आइडेंटिटीज को मिला करके क्या बनता है, एक सिस्टम बनता है। अब जैसे ही यहां से यहां गया तो भाई साहब इसके पास कितने चार्ज पार्टिकल्स रह गए, तो इसके पास टोटल चार्ज पार्टिकल्स रह गए, अभी ये बड़ी अनचार्ज थी। अब हम देख रहे हैं तो ये क्या है बेटा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन्स 11 माइनस 1 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। इसके पास कितने प्रोटॉन्स रह गए, 11 प्रोटॉन्स रह गए। तो 1 यूनिट की इसके पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ गई, मतलब अब ये बड़ी चार्ज हो गया, पहले ये अनचार्ज था। इसके पास हम देखेंगे तो क्या होगा बेटा, इसके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 17 प्लस 1 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इसके पास प्रोटॉन्स कितने रह गए, 17 प्रोटॉन्स रह गए। तो इसके पास चार्ज कितनी हो जाएगी, इसके पास आप चार्ज देखेंगे तो
चार्ज, यहाँ मैंने ई इसलिए लिखा बेटा, यहाँ भी मैं ई लिख सकता हूँ, ई इसलिए लिखा क्योंकि मैंने चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करी है यहाँ पे। तो अब यहाँ देखोगे तो 1 यूनिट की क्या होगी बेटा, निगेटिव चार्ज होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की इतनी निगेटिव चार्ज होगी। तो बेटा यहाँ से ये समझ में आया कि अब देखो अगर मैं ऐड करूं टोटल नंबर ऑफ चार्जेस की, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने होंगे, पहले सिस्टम में कितने थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 11 प्रोटॉन्स, 22 चार्जेस। यहाँ पे 17 प्लस 17 कितने हो गए, 34, 34 प्लस 22 56 चार्जेस हो गए बिफोर चार्जिंग। ये कब की बात है, बिफोर चार्जिंग की बात है बेटा, ठीक है। अब क्या हुआ आफ्टर चार्जिंग, क्या हुआ, अब इसके पास कितने चार्ज रह गए, 10 प्लस 11 21, और इसके पास हो गए 17 प्लस 18 प्लस 17 कितने हो गए 35, 18 प्लस 17 35, 35 प्लस 21 कितने हो गए 56। मतलब क्या हो रहा है बेटा, मतलब क्या हो रहा है कि अब ये बड़ी चार्ज हो गई। अच्छा एक बात बताओ कि क्या ये पॉसिबल था इस, अच्छा ये प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है, चाहे प्रोसेस कोई भी हो, चार्जिंग होती है बेटा, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, आपको हायर क्लासेस में देखने हैं। अब ये बताओ कि क्या ये पॉसिबल था कि मैं हाफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता, 3/2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता, 7.5 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता, 8.29 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता, नो। मतलब हमने ये देखा, अच्छा मान लो कि यहाँ पे ये इन दोनों एटम्स के कारण एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुई तो चार्ज कितना डेवलप हुआ 1 इंटू ई। सपोज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होते तो कितना हो जाता, 2 इंटू ई हो जाता। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हो तो 3 इंटू ई हो जाता, एक के पास पॉजिटिव दूसरे के पास नेगेटिव। मान लो 4 या 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए तो 10 इंटू ई हो जाता। ये चार्ज की सिंबल क्या होती है बेटा, क्यू। ये टोटल चार्ज कितना हो जाता है, ये हो जाता है। अगर मान लो कि n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं बेटा, n। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, आपके चैप्टर का पहला फॉर्मूला यहां पे आ रहा है, तो n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते तो टोटल चार्ज कितना आ जाता बेटा, टोटल चार्ज मैं यहां पे लिख रहा हूं q इक्वल्स टू n इंटू ई। ये चार्ज पॉजिटिव नेचर का होता या नेगेटिव नेचर का होता, और यहां से आपके चैप्टर का पहला फॉर्मूला आ रहा है बेटा, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि टोटल चार्ज डेवलप ऑन एनी बॉडी इज व्हाट, इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब किसी भी बॉडी में जो डेवलप चार्ज होगी ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, फ्रैक्शन, यहाँ n की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकती, इट विल ऑलवेज इंटीजर, आइदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन ये इंटीजर, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 इस नंबर्स में होंगे, फ्रैक्शंस या डेसिमल्स में नहीं होंगे। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्लियर होगी, चार्ज कैन ओनली हैव सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यू व्हिच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट चार्ज called the electronic charge. Is it okay and fine? चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। अब क्या है बेटा, यहां पे हमने देखा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के साथ साथ क्या हुआ बेटा, चार्ज की भी ट्रांसफर हुई, मतलब चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, चार्ज इज कंजर्व। अब जैसे इस पूरे सिस्टम की हम बात करें तो इस पूरे सिस्टम में इनिशियली टोटल कितने चार्जेस थे बेटा, जब ये बॉडी चार्ज नहीं हुई थी, अनचार्ज, जब इसके पास टोटल चार्ज 0 थी, तब इसके पास टोटल कितने चार्ज पार्टिकल्स थे 56। अब चार्ज होने के बाद कितने हो गए, चार्ज होने के बाद भी आप देखो 17 प्लस 18 35, 35 प्लस 10 प्लस 11 21 56। मतलब क्या है बेटा, चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कंजर्व होता है, इट कांट बी क्रिएटेड और इट कांट बी डिस्ट्रॉयड। हमारे आपके किसी भी अभी तक इस यूनिवर्स में कोई ऐसी टेक्निक डेवलप नहीं हुई है जो चार्ज को या तो बना दे या तो चार्ज को समाप्त कर दे। चार्ज को केवल और केवल क्या किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, और ट्रांसफर करने के बाद भी जब पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो चार्ज कंजर्व्ड होंगे। लास्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में भी कि चार्जेस जो है किसी भी बॉडी में, किसी भी सिस्टम में जो टोटल चार्ज है उसको सिंपल अलजेब्रिक सम करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल चार्ज कितनी है इस सिस्टम में। आई होप दिस थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। अब हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारी क्या कही जा रही है, अब ये चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गई, चार्ज की यूनिट क्या है। तो बेटा जब हम चार्ज के यूनिट की बात करेंगे तो चार्ज की यूनिट होती है बेटा कूलम। अब इसकी सिंबल क्या होती है, क्यू। अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया, एक्चुअली ये नाम जो है
सर कुलम्ब के नाम पे रखा है। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस चैप्टर में। उनके नाम पे हम लोगों ने इसके यूनिट को डिफाइन करा कुलम्ब। अब हम अच्छा, चार्ज की एक दो और प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना। चार्ज लाइक चार्जेस मतलब सेम नेचर के चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके बेटा, अब देखिए बेटा हम लोग आगे देखते हैं। जैसे मान लो कि ये दो चार्जेस हैं, हम दो चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, और दो चार्जेस हैं दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, मतलब लाइक चार्जेस हैं दोनों। अब हुआ क्या बेटा, अब दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हो गई। मान लो कि 1 यूनिट की चार्ज है ये। अब एक्चुअली मैं वन कूलम्ब को आपसे डिफाइन करना चाह रहा हूं। इन दोनों चार्जेस को मैंने वैक्यूम में रखा हुआ है। अब क्या हुआ, वैक्यूम में रखने के बाद हमने ये देखा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर कर दी। हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी कर दी बेटा, 1 मीटर कर दी। 1 मीटर जैसे ही डिस्टेंस मैंने रखा तो क्या हुआ बेटा, इनके बीच जो फोर्स लग रहा था वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन की फोर्स कितनी लगनी चाहिए बेटा, इनके बीच में 9 इंटू 10⁹ न्यूटन की अगर फोर्स लग रही है तो हम दोनों बॉडीज में जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है, 1 कूलम्ब की। मींस अगर मुझे 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज डिफाइन करना हो तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ टू चार्ज बॉडीज, अगर कोई दो चार्ज बॉडी रखे हुए हो वैक्यूम में, कितने मीटर के डिस्टेंस पे बेटा, 1 मीटर के डिस्टेंस पे, और उनके बीच लगने वाली फोर्स कितनी हो, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन की हो, तो दोनों बॉडी पे जो चार्ज की वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी बेटा, 1 कूलम्ब की वैल्यू होगी। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। चार्ज के एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या चार्ज होता है मैंने बता दिया। अब ये फॉर्मूला भी हमने डिस्कस कर लिया, Q इक्वल्स टू N इंटू ई, और N इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, Q अपॉन ई। ये हमारे चैप्टर का पहला फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा सारे एवरीवन। अब हमसे कोई पूछे कि बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के 1 कूलम्ब चार्ज बनाते हैं। तो 1 कूलम्ब चार्ज की जब हम बात करेंगे तो ये भी क्लास 10th एग्जाम MCQ में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, ध्यान से देखेंगे। अब 1 कूलम्ब के लिए मैंने क्या करा बेटा, Q की वैल्यू 1 रख दी। हमसे क्या पूछा है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, Q की वैल्यू 1 रख दी। 1 इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होते हैं, और जब इसको कैलकुलेट करा हमने तो क्या है 0.625 इंटू 10⁻19। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। कितना होगा, 6.25 इंटू 10⁻18। अब देखो 10⁻18 का मतलब कितना बड़ा नंबर है ये, 1, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 100 इलेक्ट्रॉन्स, 1000 और 7, और इसी तरह आप बढ़ते चले जाओ तो 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब मिलेंगे ना बेटा, तो जो चार्ज बनेगी वो कितने की होगी, जो चार्ज बनेगा हमारा वो कितने का होगा बेटा 1 कूलम्ब का चार्ज होगा। कितने का होगा, डाउट नहीं बेटा। अब हम देखते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने बात करा था, डिटेल डिस्कशन करते हैं इसकी यूनिट के बारे में। तो बेटा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। इसको हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं बेटा, वोल्ट में। आपने देखा होगा बहुत जगह लिखा होता है डेंजर या हाई वोल्टेज, इस तरह से करके लिखा होता है ये पोटेंशियल। अच्छा एक चीज और आपको पता होना चाहिए ना, जिस चीज को आप फिजिक्स में, हम लोग फिजिक्स में पढ़ने लिखने समझने वाले लोग फिजिक्स में वोल्ट कहते हैं ना, घरों में पता है इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं उसको। घर में हम लोग वोल्टेज के नाम से जानते हैं, आम बोलचाल के भाषा में इसको क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं बेटा, ठीक है। और ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बनाई थी बेटा, वोल्टेइक सेल बनाई थी, उनके नाम पे इसके यूनिट को रखा गया। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर रहे होंगे हम लोग, तो अब देखिए वोल्ट इक्वल्स टू क्या होगा, वोल्ट इक्वल्स टू वर्क की एसआई यूनिट जूल, और चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी, कूलम्ब। और जब हम 1 वोल्ट की बात कर रहे होंगे तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब। 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब का मतलब क्या हुआ भाई साहब, कि अगर किसी 1 कूलम्ब के चार्ज पार्टिकल को मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़े बेटा, 1 जूल का वर्क करना पड़े, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो कितनी होगी बेटा, 1 वोल्ट होगी। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 coulomb from one point to another point. I hope this concept should be very clear to everyone. किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगा बेटा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम लोग। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब। ओके, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, आगे बढ़े हम लोग। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके कुछ अदर यूनिट्स की। जब कुछ अदर यूनिट्स की हम लोग बात करेंगे तो 1 माइक्रो वोल्ट मतलब 1 अपॉन 1000 वोल्ट, उसके इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10⁻³ वोल्ट, दैट इज 10⁻³ वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। दूसरी इसके बिगर यूनिट की बात करेंगे 1 किलो वोल्ट। 1 किलो वोल्ट का मतलब 10⁻³ वोल्ट या 1000 वोल्ट हमारा 1 किलो वोल्ट के इक्वल हो जाएगा।
आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 कूलम, तो ये बातें पता होनी चाहिए आपको। अब एम्पियर की बात करते हैं बेटा। ये करंट की एसआई यूनिट है, इसका सिंबल क्या होता है बेटा, ए होता है। और जब भी हम बात कर रहे होंगे तो आप देख रहे हो कि एम्पियर की हेल्प से हम लोग किसको मेजर करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। और यहाँ पे ये एक फिजिस्ट हैं सर एंड्रे मैरी एम्पियर, और इन्हीं के नाम पे हमने इसके यूनिट को का नाम रखा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सर ये बताओ 1 एम्पियर का मतलब क्या समझ रहे हो आप। तो आप फॉर्मूले के हेल्प से भी अगर आते हो, फॉर्मूले के हेल्प से समझते हो, तो हमने क्या देखा है बेटा, हमने क्या देखा है, I इक्वल्स टू, यहाँ पे करंट का फॉर्मूला मिलता है हमें। मैंने करंट को कैसे डिफाइन करा बेटा, मैंने करंट को कैसे डिफाइन करा, मैंने करंट को इस तरह से डिफाइन करा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। I किसके इक्वल है बेटा, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब मान लो कि मुझे एम्पियर करना हो तो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक चार्ज को भी 1 कूलम करेंगे, टाइम को 1 सेकेंड करेंगे, मतलब 1 सेकेंड में अगर इस सर्किट से में, तो हम क्या बोलेंगे, इससे फ्लो होने वाले करंट की स्ट्रेंथ कितनी है बेटा, 1 एम्पियर की स्ट्रेंथ है। 1 एम्पियर इज constituted by the flow of 1 coulomb of charge in 1 second through any electric circuit। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट ओम्स लॉ के टॉपिक में बहुत अच्छे से समझाया गया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, एक्चुअली कुछ नहीं, सिंपल सी लॉजिक है ओम्स लॉ। फिजिकल कंडीशंस आर सेम। अब इफ फिजिकल कंडीशंस आर सेम मतलब फिजिकल कंडीशन को सेम रखा है, टेम्परेचर, प्रेशर, इन चीजों को सेम रखें, क्योंकि टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स जो वायर में जा रहे हैं, जब टेम्परेचर बढ़ेगी तो वायर की टेम्परेचर भी बढ़ेगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बढ़ेगी तो भाई साहब क्या होगा, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ने लग जाएगी, बढ़ेगी ना, वही बात है। इसलिए मैंने टेम्परेचर्स और अदर फिजिकल कंडीशंस को सेम रखा है। और ये रिलेशन के, अब एक्चुअली ओम्स लॉ रिलेशन किसके बारे में बात कर रहा है, तो हमने अभी चर्चा करी ना, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज और करंट के बारे में, वोल्टेज ज्यादा तो करंट ज्यादा, वोल्टेज कम तो करंट कम, यही बातें हैं पूरी ओम्स लॉ की। मतलब कहा यह गया है बेटा, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये बोलता है, सपोज ये एक वायर है, इस वायर से फ्लो हो रही है करंट, 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, मान लो यहां पे मैंने 2 बैटरी लगा दी, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जब 2 बैटरी लगाएंगे तो करंट की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ेगी, करंट की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ेगी। अब सपोज मैंने क्या करा, 3 बैटरी लगा दिया, तो क्या होगी भाई साहब, करंट की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ेगी। अब देखो पोटेंशियल का डिफरेंस और ज्यादा बढ़ गया, पोटेंशियल की डिफरेंस बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और इस पोटेंशियल के डिफरेंस को आप देख रहे हो कि जैसे जितना ज्यादा बैटरी लगा रहे हो बल्ब उतना ही ज्यादा ब्राइटर ग्लो करता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, करंट इसको ज्यादा मिल रही है। अब इसी को ओम साहब ने बहुत जबरदस्त तरीके से फ्रेम करा है। क्या कहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू एनी मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द इंच ऑफ द कंडक्टर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको हम अदर लैंग्वेज में ऐसे ही बोल सकते हैं बेटा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, temperature remains same, then current flows through any conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor। I hope this thing should be very clear to everyone। ये statement बहुत इंपॉर्टेंट है, बातें समझ आ रही हैं। अब क्या है बेटा, ये अगर लेंथ को मैंने सेम रख दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सेम रख दिया, टेम्परेचर सेम हो गया, मटेरियल सेम रह गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, करंट के। हमने प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में भी ये बातें देखी है कि वोल्टेज बढ़ेगा, ये वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगी तो करंट भी कम होगी। तो अब V अपॉन आई का जब रेशियो हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो V अपॉन आई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, V अपॉन आई क्या होगा यहाँ पे हमारा, ये भी एक कांस्टेंट होगा। चलो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, अब देखो कहानी क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहां पे जब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या होगा, V इक्वल्स टू, यहां पे कांस्टेंट लगाते हैं हम लोग, मान लिया कि कांस्टेंट R लगाया हमने, अपने मन से R लगा दिया। R क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं चर्चा करूंगा। तो V इक्वल्स टू R इंटू आई हो गया, और इसको मैंने लिख दिया V इक्वल्स टू IR। ठीक है ना बेटा। अब हमसे कोई बोले कि भाई साहब V अपॉन आई
क्या है बेटा, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम क्या है बेटा, ये जो कांस्टेंट है ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया था ना हमने, इसको बोलते हैं बेटा रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, रेसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। अब रेसिस्टेंस क्या है इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग, बहुत डिटेल, क्योंकि इस चैप्टर में रेसिस्टेंस का बहुत रोल है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे एग्जाम्स वगैरह में, है ना। तो चलो बेटा, आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़े हम लोग, अब आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। यहां से ये फॉर्मूला मेरा V इक्वल्स टू आई इंटू आर, हेंस V इक्वल्स टू आई आर। दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, समझ में आ रहा है सारे बच्चे को, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है बेटा। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस की बातें होंगी। रेसिस्टेंस क्या है, अच्छा रेसिस्टेंस हमारे लाइफ के तरह है, पता है क्या है कि सपोज तुम एक कंडक्टर हो, तुम एक वायर हो, ठीक है, और तुम्हारे अंदर है बहुत सारी मोटिवेशन, एनर्जी, और तुम्हें लाइफ में कुछ बहुत बड़ा 10th में टॉप करने का गोल। अब क्या हुआ भाई साहब कि तुम बहुत तेजी से मेहनत करे, तुमने बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ा, और हुआ क्या, नतीजा क्या हुआ बेटा कि आपकी रिजल्ट आ गई टॉप। आप कर गए 10th में टॉप क्लास में, स्कूल में टॉप कर गए। उसके बाद आपने IIT JEE या नीट की तैयारी करी, वहां भी आप टॉप कर गए। अब क्या हुआ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारे अंदर क्या अहंकार बढ़ता चला जा रहा है, हमारे अंदर घमंड बढ़ती चली जा रही कि यार मैं तो जिस चीज को छूता हूं वो सोना हो जाता है ना। तो रेसिस्टेंस भी कुछ इसी तरह का हुआ। क्या बेटा कि जब इस वायर से करंट की फ्लो हो रही थी, तो इस कंडक्टर से करंट की फ्लो क्यों हो रही थी, ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था। अब करंट की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी बेटा, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, किनके साथ टकराएंगे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन या तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे, या तो ये टकराएंगे किसके साथ, एटम्स के साथ, जो कुछ एटम्स इसके आसपास में प्रेजेंट हैं। अब जब करंट कम होगी तो क्या होगा बेटा, इनका कोलिजन थोड़ा कम होगा, इनकी करंट कम क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड थोड़ी स्लो है, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े कम स्लो स्पीड से चल रहे हैं। अब क्या हुआ भाई साहब, अब क्या हुआ कि जब इसमें एटम्स का कोलिजन यहाँ पे कम हो रहा है, एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन कम होगी तो रेसिस्टेंस कम होगा। एक्चुअली रेसिस्टेंस क्या है ना, इट इज अ प्रॉपर्टी, ये निगेटिविटी है सारे कंडक्टर्स का। और इसमें होता क्या है कि इन दिस प्रॉपर्टी current is opposed, मतलब रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। अपोज क्यों करते हैं, तो कहा गया है ना, हार में ही जीत है, जीत में है हार, भाग मत कर प्रयास भाग मत। मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि इन इलेक्ट्रॉन से इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से क्या हो रहा था बेटा, करंट फ्लो हो रही थी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स टकराने लग गए, मतलब तुम अपने घर का वो क्या बोलूं मैं, तुम अपने घर का वो चिराग हो जिससे आपकी घर रोशन होनी है। अब इस इलेक्ट्रॉन के तरह, अब जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो किसी से झगड़ा कर ले रहे हो, किसी से हल्ला हो जा रहा है आपका, किसी से मारपीट कर ले रहे हो, तो क्या होगा भाई साहब, जब ये कोलिजन होगा तो क्या होगी, कोलिजन होगी तो कहीं ना कहीं करंट इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो में हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगा, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी। और जब यहाँ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा तो इस इलेक्ट्रॉन की फ्लो और वीक पड़ेगी, कमजोर पड़ेगी। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस का एराइज होना। हाँ प्यारे बच्चों, तो अगर हमसे कोई पूछे रेसिस्टेंस डिफाइन करने को, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को क्या करता है बेटा, अपोज करता है। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर होंगी आप लोगों की, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगी। अब जब करंट ज्यादा होगी तो क्या होगा बेटा, करंट जब ज्यादा होगी तो यहां कोलिजन भी ज्यादा होगा, करंट के स्ट्रेंथ को बढ़ने के कारण। अब यहां पे हमने ये देखा बेटा R इक्वल्स टू V अपॉन आई, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला भी जस्ट हमने डिस्कशन कर लिया है। और रेसिस्टेंस के यूनिट की जब हम बात करेंगे ना, तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होगी बेटा, इट्स यूनिट इज ओम। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट ओम होगी, एकदम ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा एक बार मैं रिकैप करता हूं कौन कौन सा फॉर्मूला कहां पढ़ा हम लोगों ने। पहला फॉर्मूला हमें इस चैप्टर में मिला चार्ज की प्रॉपर्टी में, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट वाज Q इक्वल्स टू N इंटू E। दूसरा फॉर्मूला हमें कहां पे मिला, पोटेंशियल डिफरेंस में, W इक्वल्स टू Q इंटू V या V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तीसरा फॉर्मूला हमें कहां मिला, तीसरा फॉर्मूला हमें ओम्स लॉ में मिला, सॉरी तीसरा फॉर्मूला हमें करंट के डेफिनेशन में मिला, I इक्वल्स टू Q अपॉन T या Q इक्वल्स टू IT। आप लोग इस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में याद रखोगे ना, थोड़ा अच्छा होगा, याद रखने में आसानी होगी, ठीक है।
चौथा फॉर्मूला कहां मिला बेटा हमें? तो चौथा फॉर्मूला हमें मिला ओम्स लॉ में, V इक्वल्स टू I इंटू आर। ये 4 फॉर्मूले अभी तक हमने डिस्कस। देखो बेटा जब चैप्टर को मैं एंड कर रहा हूंगा ना तो सारे फॉर्मूले फिर से काम में आएंगे, इसलिए सारे फॉर्मूले को ध्यान में रखना है विद देयर टॉपिक, कि कौन से टॉपिक में हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, यहां तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगी। अब ये रेसिस्टेंस की यूनिट ओम, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट और करंट की यूनिट एम्पियर। अब हमसे कोई पूछे कि व्हेन रेसिस्टेंस विल बी सेड टू बी 1 ओम, रेसिस्टेंस 1 ओम कब है भाई साहब? तो रेसिस्टेंस हमारा 1 ओम तब होगा जब किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर की करंट किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर की करंट प्रोड्यूस हो रही हो और उनके पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो बेटा? 1 वोल्ट का हो। इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 इंच ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट की हो और इससे करंट कितना पास कर रहा हो बेटा? और इससे करंट कितना पास कर रहा हो? करंट इससे 1 वोल्ट का पास कर रहा हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग ये बोलेंगे कि इसका इस पार्टिकुलर सर्किट में जो रेसिस्टेंस है वो कितने की है? इट इज ऑफ व्हाट? इट इज ऑफ 1 ओम। इज इट ओके एंड फाइन? कहानी पूरी क्लियर है बेटा? स्टोरी पूरी क्लियर है? किन्हीं को कोई डाउट नहीं है? अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जिन पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है? तो रेसिस्टेंस कुछ बेसिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि तुमसे मैं बोलूं कि यहां से दिल्ली जानी है साइकिल से तुम्हें, और यहां से तुम्हें यार स्कूल जाना है साइकिल से, तो एक्सीडेंट की चांसेस कहां ज्यादा होगी बताओ? ऑब्वियसली दिल्ली जाने में ज्यादा होगी। अगर आप दिल्ली में नहीं रह रहे हो तब की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? तो भाई साहब स्टोरी ये है कि अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी वायर की, रेसिस्टेंस क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सपोज आप क्या हो कि आप एक ट्रेन में इन कर रहे हो, भीड़ बहुत ज्यादा है और एक ही डोर से इन करना, दूसरी डोर बंद है। अब 20 25 50 लोग एक साथ जाना चाह रहे हैं तो क्या होगा? टकराने की चांसेस कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। मतलब एरिया अगर कम हो तो टकराने की चांसेस ज्यादा होगी, एरिया अगर ज्यादा हो तब क्या होगा बेटा? तब क्या होगा? मान लो 10 दरवाजे लगा दिए जाएं एक कंपार्टमेंट में, तो क्या होगा? 2 लोग इधर से जाएंगे, 2 लोग इधर से जाएंगे, 2 लोग इधर, मतलब एरिया ज्यादा होगा तो कोलिजन या टकराने की चांसेस कम होगी। मटेरियल पे भी आपका रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। और चौथी है बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी हमारा रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग क्या लगता है बेटा आपको? लेंथ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर लेंथ ज्यादा हो तो भाई साहब लेंथ ज्यादा हो तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगी। अगर हम बात करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितनी ज्यादा हो, अब देखो लेंथ बढ़ा दिया मैंने तो कोलिजन की चांसेस बढ़ेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें, आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में, ये ट्रेन के अंदर धक्का मुक्की करके लोग जाना चाह रहे हैं, मतलब भाई साहब एरिया कम है तो कोलिजन ज्यादा है। अगर यही एरिया ज्यादा कर दिया जाए तो कोलिजन कम होगी, और कोलिजन कम होने का मतलब क्या होगा बेटा? कोलिजन कम होने का मतलब रेसिस्टेंस कम होगी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। किन्हीं को कोई डाउट नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि नेक्स्ट क्या है हमारा? रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब इन दोनों इक्वेशंस को, अब टेम्परेचर क्या है? जब हम कंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर तो भाई साहब रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट करते हैं ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को, तो रूम टेम्परेचर से जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना तो क्या होगा? सेमीकंडक्टर की रेसिस्टेंस कम होगी, क्योंकि उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान है। पहले तो फ्लो नहीं कर रहा था ना, पहले से तो फ्लो ही नहीं कर रहा था, ठीक है? और डिफरेंट मटेरियल्स का रेसिस्टेंस अलग अलग होता है ना बेटा। जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाए बेटा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ठीक है? अब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को फिर से हटाएंगे तो क्या होगा बेटा? यहां पे साइन ऑफ इक्वालिटी हमने लगाया और एक कांस्टेंट डाला जिसको क्या बोलते हैं बेटा? रो। रो मींस क्या होता है बेटा? रेसिस्टिविटी। तो ये हो गया हमारा रेसिस्टिविटी, और यहां से हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है R इक्वल्स टू रॉ L अपॉन A। अब एक बार रिकैप करते हैं बेटा, अभी तक हमने कौन कौन से फॉर्मूले डिस्कस करें। ये बहुत मैं जानबूझ करके करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला फॉर्मूला हमने कौन सा देखा था बेटा? पहला फॉर्मूला हमने कौन सा देखा था? देन आवर फर्स्ट फॉर्मूला वाज, फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला था वो था बेटा Q इक्वल्स टू NE, जो कहां मिला था हमें? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा फॉर्मूला क्या था? W इक्वल्स टू QV, जो कहां मिला था? पोटेंशियल डिफरेंस में। तीसरा फॉर्मूला क्या था? Q इक्वल्स टू IT, जो कहां मिला था हमें? इलेक्ट्रिक करंट में मिला था। चौथा फॉर्मूला हमारा क्या था? V इक्वल्स टू IR, जो कहां मिला था हमें? ओम्स लॉ में मिला था। और पांचवा फॉर्मूला हो गया R इक्वल्स टू रॉ L अपॉन A। ये भी रॉ का सिंबल है बेटा, कुछ बुक्स में आप देखोगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ बुक में स्मॉल p के फॉर्म में इसको लिखा जाता है।
तो ये टोटल कितने फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए अभी तक? टिल नाउ वी हैव डिस्कस टोटल 5 फॉर्मूले। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी 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 क्लियर टू एवरीवन। किन्हीं को कोई डाउट नहीं है ना बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। अब हम देखते हैं कि रेसिस्टिविटी क्या है। अब जब हम रेसिस्टिविटी की बात करें ना बेटा, तो रेसिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए। अब जैसे मान लो कि जैसे बेस्ट कंडक्टर की बात करें, अच्छा आप जब मार्केट जाओगे तो कैसे वायर को परचेज करना चाहोगे? आप वैसे वायर को परचेज करना चाहोगे जिसमें कोलिजन कम हो, मतलब जिसकी रेसिस्टेंस कम हो। जिसकी रेसिस्टेंस कम होगी उसकी कंडक्टेंस, मतलब कंडक्ट करने की एबिलिटी करंट को ज्यादा होगी। और करंट के कंडक्ट करने की एबिलिटी को कंडक्टिविटी कहते हैं। करंट को अपोज करने की एबिलिटी रेसिस्टिविटी है हमारी। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कंडक्ट करने की एबिलिटी कंडक्टेंस और रेसिस्ट करने की एबिलिटी रेसिस्टेंस। रेसिस्ट मींस रोकना। अब जिन मटेरियल्स में ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है ना रेसिस्टेंस की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेसिस्टर्स के नाम से जाना। बात करें तो बेस्ट कंडक्टर कौन सी होती है? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। अब मान लो कि तुम मार्केट में गए, हमने देखा कि ये जो रेसिस्टेंस है हमारा किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे मेजरली डिपेंड। बाकी मटेरियल और टेम्परेचर पे भी कर रहा है, लेकिन जो हम मटेरियल को सेम रख दें, टेम्परेचर को सेम रख दें, तो क्या होगा बेटा? सपोज तुम मार्केट गए, बेस्ट कंडक्टर क्या है? सिल्वर है। अब जब तुम मार्केट गए तो क्या हुआ? जब तुम मार्केट गए तो क्या हुआ प्यारे बच्चों कि आपको वायर परचेस करना था। दुकानदार ने दिखाया कि देखिए साहब, ये हमारे पास वायर है सिल्वर की, ठीक है, और ये हमारे पास ये छोटी सी वायर है किसकी बेटा? एल्यूमिनियम की। अब उन्होंने बोला, अब तुम बताओ कौन सी वायर परचेस करना चाहोगे? बोलोगे सर कंडक्टिविटी बेस्ट कंडक्टर तो सिल्वर है, सिल्वर खरीदना चाहिए। फिर मैंने बोला कि अरे यार, अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि लेंथ क्या है भाई साहब, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सर लेंथ इसका कम मतलब ये कम रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। तुम बोलोगे कि सर ये वाली परचेज कर लेता हूं मैं। फिर दुकानदार ने बोला अच्छा रुको, एक काम करो, वेट वेट वेट, मैं एक और वायर दिखा रहा हूं जो किस चीज का है बेटा? तो जो किस चीज का है? सिल्वर का है। अब आप क्या करोगे भाई साहब? अब आप और कंफ्यूज हो गए। अब बोले कि नहीं नहीं, ये तो सिल्वर की भाई साहब अच्छी होती है यार, अच्छी होती है, मतलब ये अच्छा करंट का फ्लो कराता है, और दूसरी बात ये छोटा भी है तो लेंथ भी कम है, तो ये हो गया। उन्होंने बोला अच्छा मेरे पास एक और वायर है, आप ध्यान से देखो, ठीक है ना, एक और वायर है। शॉपकीपर ने आपको बोला कि मेरे पास एक और वायर है, अगर आप बोलो तो मैं आपको दिखाता हूं। आपने बोला जरूर दिखाओ यार, आपने बोला कि इसको जरूर दिखाओ, और उन्होंने दिखाया एक वायर, उन्होंने दिखाया आपको एक वायर। उन्होंने एक ऐसी वायर दिखाई, ध्यान से देखेंगे बेटा, जिसकी लेंथ क्या थी? जिसकी लेंथ इसके इक्वल थी, एल्यूमिनियम की दिखाई, जिसकी लेंथ सिल्वर के वायर के ही इक्वल थी। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी बेटा। चलो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, सिल्वर की इक्वल थी, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी ज्यादा थी। तो आपने क्या बोला यार, इसमें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन से इजीली फ्लो कर सकते हैं, तो ऐसा करते हैं एल्यूमिनियम का ले लेते हैं क्योंकि ज्यादा बेटर। अब भाई साहब, आई वॉज टू मच पजल्ड, आई वॉज टू मच पजल्ड एक्चुअली। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी वायर खरीदूं कौन सी नहीं खरीदूं। तो अब हमने क्या करा बेटा? अब हमने कहा कि नहीं भाई साहब सुनो, दुकानदार भाई साहब, तुम हमें बना रहे हो बेवकूफ, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, और ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम एक ऐसी वायर दिखाओ जिसका लेंथ भी फिक्स्ड हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स्ड हो। तो उन्होंने दिखाया एक वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितनी थी बेटा? 1 मीटर स्क्वायर थी, ठीक है ना। ये सिल्वर का दिखाया, और उन्होंने एक एल्यूमिनियम का दिखाया, इसकी भी लेंथ कितनी थी? 1 मीटर थी, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था बेटा? 1 मीटर स्क्वायर था। इसकी लेंथ 1 मीटर और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। हाँ, ये सिल्वर की थी, इसकी भी लेंथ 1 मीटर, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, ये लेंथ कितनी हो गई? 1 मीटर। अब तुमने दोनों की रेसिस्टेंस चेक करी। रेसिस्टेंस को चेक करने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हैं बेटा? ओम मीटर। मैं आगे बात करूंगा आपसे। अब दोनों की आपने रेसिस्टेंस चेक करी और आपने देखा कि सर सिल्वर की तो रेसिस्टेंस कम है। तो बेटा अब जब लेंथ को हमने 1 मीटर फिक्स कर दिया ना, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर फिक्स कर दिया ना, तो अब इस रेसिस्टेंस का एक और नया नाम आ गया। क्या नाम आ गया बेटा? दिस इज नोन एज रेसिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेसिस्टिविटी बोलते हैं। मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि सर रेसिस्टिविटी क्या है, तो हम ये बोलेंगे कि रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। मतलब एक वायर जिसकी रेसिस्टेंस, जिसकी लेंथ 1 मीटर की हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर की हो, वो जितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा ना, उसी अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेसिस्टिविटी बोलेंगे। आई होप रेसिस्टिविटी भी आप लोगों की क्लियर हो गई होगी, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है ना बेटा? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों।
यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी की बात करें तो यहां से जैसे ही R इक्वल्स टू क्या था, रॉ L अपॉन ए था, R किसके इक्वल था, रॉ L अपॉन ए। चीजें पूरी क्लियर हो रही हैं, बहुत बढ़िया। चलिए R इक्वल्स टू रॉ L अपॉन ए था। अब जब इस रॉ को इधर लाएंगे हम लोग तो क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, R इंटू ए और L इंटू रॉ हो जाएगा, और L इंटू रॉ इधर आ जाएगा। रॉ को अलग करेंगे तो R इंटू ए यहां चला जाएगा, और L क्या होगा, L यहाँ पे था ना L इंटू रॉ, L इंटू रॉ मल्टीप्लाई होकर आया था, L यहाँ कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। ये हो गई क्लियर। अब क्या होगा बेटा, अब इसके यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम। एरिया का यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। और क्या होगा बेटा, और क्या होगा, ये मीटर से जैसे ही मीटर डिवाइड होगा तो क्या बनेगा बेटा, ओम मीटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा, ओम मीटर होगी। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। किन्हीं को कोई डाउट नहीं है ना बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेसिस्टिविटी को हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की। अब जैसे मान लो ये कॉपर वायर है, ये क्या है बेटा, ये हमारे पास एमीटर है। एमीटर क्या होता है बेटा, एक डिवाइस होती है जो करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ में। आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा इन सारी चीजों को डिटेल में। अब क्या हुआ बेटा, हमने कॉपर को देखा, करंट की स्ट्रेंथ किसमें, कॉपर में। आप देख रहे होंगे नीडल यहाँ पे डिफ्लेक्टेड है। अब मैंने कॉपर को रिप्लेस करा, अब ये सर्किट क्लोज हो गई ना, तो एमीटर की रीडिंग 0 हो गई। फिर यहाँ पे कॉपर के जगह पे मैंने किसको रिप्लेस करा, और किसको करा, एल्यूमिनियम को। सारी चीजें सेम है, आप देख रहे हो। अब ये 30 से कहां आ गया, 20 एम्पियर पे आ गया। मतलब कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम ने कॉपर से ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करा बेटा। उसके बाद फिर हमने इसको यहाँ पे क्या कनेक्ट करा, ग्लास रॉड। और जब ग्लास रॉड कनेक्ट करा तो आप देख रहे हैं इसकी रीडिंग कितनी है बेटा, 0 एम्पियर। मतलब इसकी रेसिस्टेंस बहुत 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 ज्यादा हाई है, और ये अपने आप से करंट को फ्लो नहीं करने दे रहा है। यहां पे मैंने रबर को रखा तब भी 0 था। आई होप यहां से चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अब रेसिस्टिविटी क्या है बेटा, यहाँ पे रेसिस्टिविटी के बारे में रेसिस्टिविटी के बारे में मैंने आपको समझाया है कि रेसिस्टिविटी एक्चुअली स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जो किस चीज को बताता है कि गिवन मटेरियल कितना ज्यादा रेसिस्ट कर सकता है करंट के फ्लो को। और इसकी मेजरमेंट कब की जाती है बेटा, जब किसी भी मटेरियल की लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर। बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ बेसिक क्वेश्चंस पहले करते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन से फिर आगे बढ़ेंगे। ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ऑब्वियसली 4 फैक्टर्स हैं हमारे, और वो 4 फैक्टर्स क्या क्या है बेटा, 4 फैक्टर्स देखा ना हम लोगों ने कि ये 4 फैक्टर्स हैं हमारे। सबसे पहली फैक्टर क्या है, डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, लेंथ पे डिपेंड करेगा। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। तीसरा किस पे डिपेंड करेगा बेटा, मटेरियल पे। और चौथा किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मतलब भाई साहब जो रेसिस्टेंस होगी हमारी, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और मटेरियल। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिफरेंट मटेरियल की रेसिस्टेंस बढ़ेगी, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की घटेगी। सेमीकंडक्टर की पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। स्किप कर दिया है। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी ना क्वेश्चन सेशन की, उसमें हम लोग टेस्ट को डिटेल में सारे क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। पहले थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। अब देखो सेल, यहाँ पे सिंबल बनाना है सबका। सेल की सिंबल कैसी होती है बेटा, ये सिंबल पता होने चाहिए। रेसिस्टेंस की सिंबल कैसी होगी, ये रेसिस्टेंस का सिंबल होगा। बैटरी की सिंबल, एमीटर की सिंबल, इसकी देखिए एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ प्लस, नेगेटिव की तरफ माइनस। वेरिएबल रेसिस्टेंस, इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं। रियोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है ना बेटा, जिसमें एक ही डिवाइस से हम लोग, वहां पे क्लैंप लगा होता है, उसको शिफ्ट करके अलग अलग अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑब्टेन करते हैं। ठीक है ना बेटा, चीजें पूरी क्लियर हैं। अब देखिए ये जब नॉन वेरिएबल रेसिस्टेंस होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्ट मीटर, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, गैल्वेनोमीटर। अब देखो गैल्वेनोमीटर का भी काम है बेटा करंट को ही डिटेक्ट करना, करंट को मेजर करना। तो बोलोगे सर गैल्वेनोमीटर की जरूरत ही क्यों पड़ी फिर। तो देखो बेटा ऐसा है कि ए मीटर जो ज्यादा स्ट्रेंथ की करंट फ्लो करती है ना, तब ए मीटर उसको रीड करता है। जैसे माइक्रोमीटर में जब करंट फ्लो करेगा तो ए मीटर जनरली उसको रीड एक्यूरेटली नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हमने एक दूसरी डिवाइस यूज करी है जो क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम भी क्या है बेटा, ये करंट की रीडिंग ही देता है। प्लग की जब ऑन होगी तो ये होगा। टैप की का सिंबल क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ये हमारी टैप की सिंबल हो जाएगी। ठीक है,
उसके बाद हम लोग देखेंगे वायर ज्वाइंट, जब दो वायर आकर के ज्वाइन होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब की सिंबल ये हो जाएगी आपकी। प्लग की जब ऑफ होगी तो क्या होगा, ये सिंबल होगी। टैप की ऑफ होगी तो ये सिंबल होगी। वायर क्रॉसिंग मतलब जैसे आपने डोमेस्टिक वायरिंग पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में, तो देखा था कि अर्थ वायर ऊपर से जा रहा था, तो वायर क्रॉसिंग को जब एक वायर दूसरे के ऊपर से जाए, जैसे मान लो कि एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है, इसके ऊपर से अगर ये जा रहा है वायर, तो क्या हो रही है बेटा, ये वाली सिंबल यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे ये क्या पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग देखते हैं जरा। अब देखिए, सबसे पहली चीज हमसे ये पूछी जा रही है कि ये जब भी हम लोग सेल को कनेक्ट करेंगे ना बेटा, तो हमेशा ध्यान रखना कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा। व्हाइल कनेक्टिंग सेल्स टू ईच अदर ऑलवेज कनेक्ट अनलाइक टर्मिनल्स, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ। ए मीटर की जब हम बात करें तो ए मीटर में करंट का फ्लो किधर से होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से किधर की ओर होगा, नेगेटिव टर्मिनल की ओर। वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर में भी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, लेकिन ए मीटर को हम लोग सीरीज में कंबाइन करते हैं और वोल्ट मीटर को किसमें, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। फॉर डिवाइस लाइक ए मीटर और वोल्ट मीटर, द साइड्स फ्रॉम विच करंट इंटर्स इज पॉजिटिव एंड साइड फ्रॉम द करंट एग्जिट्स इज नेगेटिव टर्मिनल। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगी बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये आपका ए मीटर है जिसकी रेसिस्टेंस हमेशा क्या होती है बेटा, ए मीटर की रेसिस्टेंस हमेशा कम रखी जाती है कि ऑलमोस्ट इंटायर करंट, बोला मैंने कि अगर मान लो कि इसकी रेसिस्टेंस ज्यादा होती, तो अगर इसकी रेसिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये कुछ ना कुछ हिंड्रेंस ऑफर करेगा, कुछ ना कुछ ऑब्स्टकल अपोज करेगा करंट के फ्लो को। तो एमीटर का काम ही है करंट का रीडिंग देना। अगर ये खुद ही करंट को अपोज करने लग जाए तो क्या ये एक्चुअल रीडिंग दे पाएगा क्या, जो फ्लो कर रही है सर्किट से करंट, नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, ए मीटर की रेसिस्टेंस क्या रखते हैं, बहुत कम रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्ट्स इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या क्या आंसर होगा बेटा, पैरेलली कनेक्ट करेंगे हम लोग इसको। टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल टू द पॉइंट्स। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, व्हाट हैपेंस इफ एन एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। एमीटर को सीरीज के बजाय पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा और उससे ज्यादा करंट पास करने लगेगी। हेंस द एमीटर इज लाइकली टू बी बर्न्ड। ये एमीटर क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, V इक्वल्स टू आई इंटू आर और R इक्वल्स टू वी अपॉन आई, इसकी प्रूफ देखने जा रहे हैं हम लोग। एकदम ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब जैसे हमने एक नाइक्रोम वायर लिया, लेट दिस इज अ नाइक्रोम वायर, जिसकी लेंथ 3 मीटर की है एंड इसकी डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर की है। अब हमने क्या करा कि इसे वाइंड कर दिया, ठीक है। वाइंड करके हमने बनाया एक रेसिस्टर, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस रेसिस्टर को कनेक्ट करा एक ए मीटर से, इस दूसरी तरफ इसको किससे कनेक्ट करा बेटा, एक सेल से कनेक्ट करा, और इस सर्किट को हमने कंप्लीट कर दिया। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, हमने इसे इस रेसिस्टर को हमने किससे कनेक्ट करा, एक वोल्ट मीटर से पैरेलली कनेक्ट करा। ए मीटर को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सीरीज में हमने कनेक्ट करा, और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे जस्ट। अब क्या हुआ बेटा, हमने इससे करंट की फ्लो स्टार्ट करा दी। अब जब हमने इससे करंट की फ्लो स्टार्ट कराई तो हमने क्या देखा भाई साहब, हमने क्या देखा, हमने इसकी रीडिंग को राइट डाउन करने का प्रयास करा यहाँ पे। अब जब हम इसकी रीडिंग लिख रहे थे, अभी हमारे पास सेल कितने लगे हुए हैं, एक सेल लगे हुए हैं, एक सेल लगे हुए हैं। अब हमने इस एमीटर की रीडिंग देखी तो एमीटर की रीडिंग कितनी आ रही थी, इस सिंगल सेल पे कितनी रीडिंग आ रही थी बेटा, तो सिंगल सेल पे इसकी जो रीडिंग आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 1 एम्पियर की आ रही थी, और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी थी, 2 वोल्ट की थी। ये बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, 2 वोल्ट की है। जब हमने इसका रेशियो निकाला, क्या V और I का रेशियो निकाला, तो V कितना हमारा 2 वोल्ट, I1, इसका रेशियो कितना है 2। अब हमने क्या करा प्यारे बच्चों, तो अब हमने क्या करा कि यहां से हमने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा दिए, एक के बजाय हमने कितने सेल्स कर दिए, 2 सेल्स कर दी। अब क्या हमने देखा भाई साहब, एमीटर की रीडिंग कितनी हो गई, 2 एम्पियर की हो गई, और जब पोटेंशियल डिफरेंस हो गई 2 + 2 4 वोल्ट की हो गई। फिर हमने इसका जब रेशियो कैलकुलेट करा तो रेशियो कितना आया, 4/2, इस बार भी 2 था ये रेशियो। अब हमने फिर देखा बेटा, फिर हमने क्या करा, 3 यहाँ पे सेल्स कनेक्ट करें, आप देख पा रहे होंगे दो। अब करंट की रीडिंग कितनी आएगी एमीटर में, 3 एम्पियर की आ गई।
पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 2 + 2 6 वोल्ट की हो गई, इनका रेशियो कितना आ गया 2 आ गया। मतलब इन ऑल थ्री कंडीशन वी कैन सी हियर कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, यहाँ पे V और I का जो रेशियो आ रहा है 2 आ रहा है। अब हमने इसकी प्लॉट करी एक ग्राफ। अब जब हमने ग्राफ प्लॉट करी तो हमने क्या देखा बेटा, हमने क्या देखा कि फर्स्ट कंडीशन को रखा, एक तरफ हमने किसको रखा पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरी तरफ हमने करंट को रखा। पोटेंशियल डिफरेंस जब 2 वोल्ट की थी तो करंट कितना था 1 वोल्ट था। पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट थी, करंट 1 वोल्ट था। पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट की थी तो करंट 2 एम्पियर का था। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट की थी तो करंट 3 एम्पियर का था। अब इसको जब मैंने इसको ज्वाइन करा देन आई गॉट ए स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन आने का मतलब ये हुआ भाई साहब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों क्वांटिटीज क्या है, इन दोनों क्वांटिटीज का जो स्लोप है वो एक कांस्टेंट नंबर है। स्लोप एक क्वेश्चन आपसे रेसिस्टेंस, आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर। और ये स्ट्रेट लाइन इस बात को बता रहा है बेटा कि ये जो क्वांटिटी है इन दोनों का रेशियो क्या है कांस्टेंट है। इनका रेशियो V और I का रेशियो क्या है कांस्टेंट है। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी 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 क्लियर टू एवरीवन। कहीं किन्हीं को कोई डाउट नहीं है, चीजें पूरी क्लियर है बेटा। अब देखिए एक सवाल हमारे मन में आता है, जो पुरानी टेलीविजन हुआ करती थी CRT टेलीविजन, अब इसमें बहुत सारी चीजें लगी होती थी। जैसे आप देख पा रहे होंगे बेटा यहाँ पिक्चर ट्यूब लगी हुई है, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ स्पीकर्स लगे हुए हैं, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक पावर सर्किट लगी हुई है। तो क्या सारे कंपोनेंट्स को सेम अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट होती थी? ऑब्वियसली नहीं होगी। हर हर कंपोनेंट को अलग अलग अमाउंट की करंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आखिर एक ही प्लग से हम एक ही प्लग को कनेक्ट करते थे तो सारे कंपोनेंट को कैसे अलग अलग अमाउंट की करंट मिल जाती थी? तो यही गेम है बेटा कि क्यों होती थी, ड्यू टू रेसिस्टर। अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ अलग अलग रेसिस्टेंस के रेसिस्टर्स लगे होते थे, अलग अलग रेसिस्टेंस के यही रेसिस्टर आपने देखा होगा सर्किट में, अलग अलग रेसिस्टेंस के रेसिस्टर्स लगे होते थे जो नेट रेसिस्टेंस को चेंज करा देते थे। और सेम करंट जाने के बावजूद भी अलग अलग सर्किट को ये रेसिस्टर अलग अलग सर्किट में ये रेसिस्टर करंट के अमाउंट को रेसिस्ट करके जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी, जैसा इनका यहाँ पे स्ट्रक्चर रहता था, कॉम्बिनेशन रहता था, उसके अकॉर्डिंग उनको करंट प्रोवाइड करने का काम करते थे। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टर को कंबाइन कैसे करें? तो देखो बेटा सपोज जैसे अभी बज रहे हैं सुबह के 3:15 और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सपोज मैं आपको पढ़ाने के बजाय कोई दूसरा एक्टिविटी कर रहा होता, अपने अपने लैब में बैठ करके मैं कुछ टेस्टिंग वगैरह कर रहा होता, और अगर मान लो कि अभी मुझे मेरे पास एक ही रेसिस्टर या 2 या 3 रेसिस्टर्स हैं, 3 ओम्स के 3 रेसिस्टर हैं, लेकिन मुझे चाहिए भाई साहब 1 ओम का रेसिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, अभी तो सारी दुकानें बंद होंगी, तो मैं करूंगा क्या, कुछ ऐसा टेक्निक लगाऊंगा कि इन तीनों रेसिस्टर को कंबाइन करके मिला करके या एक ऐसा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन तीनों के मैं ऑब्टेन करूं जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे, मतलब 1 ओम की रेसिस्टेंस ऑफर कर दे। या मान लो कि हमें तीनों से मिलाकर के 6 ओम की रेसिस्टेंस चाहिए थी, तीनों रखे हुए हैं और 6 ओम की रेसिस्टेंस चाहिए, या 9 ओम की रेसिस्टेंस चाहिए। तो जब क्या होती है, अलग अलग रेसिस्टर्स को हम कनेक्ट करते हैं टू गेट डिजायर्ड वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर के 2 वेज होते हैं बेटा, एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरी होती है हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं बेटा, सारे रेसिस्टर्स वन आफ्टर अदर कनेक्टेड होते हैं, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, जितने भी रेसिस्टर्स होंगे सारे रेसिस्टर क्या होंगे, एट वन एंड कनेक्टेड होंगे, बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट्स ये कनेक्टेड होते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसमें वन आफ्टर अदर एंड सारे रेसिस्टर कनेक्ट होते हैं, एंड यहाँ पे क्या होते हैं, सारे रेसिस्टर बिटवीन सेम कॉमन पॉइंट कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे 2-3 बातें आपको जाननी बहुत जरूरी है, एकदम ध्यान से लेक्चर को आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। जब भी हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की ना, तब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो जितने भी रेसिस्टर हैं ना, एकदम ध्यान से देखोगे बेटा, सारे रेसिस्टर से फ्लो होने वाले करंट की जो वैल्यू होगी ना सेम होगी। जैसे मान लो यहां से अगर आई करंट जा रहा, जाहिर सी बात है वायर सेम है तो सेम ही करंट जाएगा ना, आई सबसे क्या होंगे, सेम स्ट्रेंथ की करंट जा रही होगी, है ना। लेकिन अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल को अगर मैंने कनेक्ट कर दिया
किसी दूसरे सेल से। तो पैरेलल को अगर कनेक्ट किया तो यहां से मान लो आई करंट जा रही थी, कितनी करंट जा रही थी बेटा, सपोज यहां पे कितनी करंट जा रही थी, आई करंट जा रही थी, यहां से आई करंट जा रही थी। तो ये 3 पार्ट में ब्रेक होगा, एक वायर 3 पार्ट में जाकर डिवाइड हो गया, एक वायर थी जिसको मैंने 3 पार्ट में जाकर के आगे डिवाइड कर दिया, तो करंट तो 3 पार्ट में बटेगी ना बेटा, I1 I2 एंड I3। तो हमेशा टेक्निक याद रखना, ये पैरेलल स्ट्रक्चर दिखाई दे या ना दे, अगर करंट 2 या 2 से अधिक पार्ट में बटा तो वो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कभी 2 या 2 से अधिक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी बेटा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में एक चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन ध्यान रखना अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, करंट 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मान लिया कि इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है बैटरी की, इसकी भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस इसकी कितनी है बेटा, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है और इसकी भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहां पे क्या होगी, यहां पे करंट सेम था, एक सेम है तो दूसरा चेंज होगा, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 V2 V3। और मजे की बात पता है क्या है बेटा, V1 प्लस V2 प्लस V3 की जो वैल्यू होगी ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा ये V। और यहां पे आप देखोगे तो सबकी अब एक चीज तो डिफरेंट हो गई, करंट तो डिफरेंट हो गई, तो सेम क्या, कुछ ना कुछ तो दोनों में एक सेम रहेगा, सेम होना टेक्निक से मैं बता रहा हूं, टेक्निकली ध्यान रखना। अब इन दोनों की क्या सेम रहेगी बेटा, इन तीनों की क्या सेम रहेगी, पोटेंशियल सेम रहेगी, पोटेंशियल क्या होगी बेटा, सेम रहेगी। और ये पोटेंशियल किसकी इक्वल होगी बेटा, तो ये पोटेंशियल इस बैटरी के पोटेंशियल की इक्वल होगी। और यहां पे आप देखोगे तो यहां पे करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये आई करंट के इक्वल हो जाएगा। आई होप ये बातें क्लियर होंगी। अब इसका यूज कहां करते हैं, जैसे क्रिसमस लाइट वगैरह होती है, देखा होगा ना आपने, दीपावली वगैरह में जलाते हैं, तो वहां सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन डोमेस्टिक वायरिंग में जो अलग अलग चीजें होती है कनेक्टेड, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होती हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस हमेशा जो जब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो कि यहाँ पे 3 रेसिस्टर्स हैं, एक की रेसिस्टेंस है 3 ओम, दूसरे की रेसिस्टेंस है 6 ओम और तीसरे की रेसिस्टेंस है 12 ओम। तो जब इन तीनों को सीरीज में कंबाइन करोगे ना बेटा, सीरीज में कंबाइन करोगे तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगी ना, ये तीनों में जो सबसे बड़ी वाली रेसिस्टेंस है ना 12 ओम, इससे भी ज्यादा होगी। एक्चुअली यहां पे तीनों को सीरीज में करोगे तो कितना होगा, इसका मैं अभी डेरिवेशन आपको बताऊंगा। 12 प्लस 6 प्लस 3 मतलब कितना हो गया बेटा, 12 18 21 ओम हो जाएगी। जब इसको अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा बेटा, पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, इसकी जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगी ना, वो सबसे छोटी जो सबसे कम रेसिस्टेंस ऑफर करने वाली जो रेसिस्टर है ना, उससे भी कम होगी। याद रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लेस देन द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाई दैट रेसिस्टर विच हैव लीस्ट रेसिस्टेंस। सबसे कम रेसिस्टेंस ऑफर करने वाले रेसिस्टर से भी कम रेसिस्टेंस, कम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा किनका, उनका होगा बेटा, जब उनको इन तीनों को किसमें कनेक्ट करेंगे हम लोग, पैरेलल में। और सीरीज में करेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, अच्छा इक्विवेलेंट आप कंफ्यूज हो, इक्विवेलेंट का मतलब क्या, अब जैसे मान लो 2-3 दोस्त हैं, गोलू, भोलू और बाबू जलेजा। अब तीनों ने टारगेट करा कि आज हमें रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है। तो गोलू, भोलू और बाबू जलेजा जब रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो हुआ क्या, गोलू ने 2 रोटियां खाई, भोलू ने 3 रोटियां खाई, बाबू जलेजा ने 6 रोटियां खाई। तो तीनों ने मिलकर के कितनी रोटियां खाई, 2 + 3 + 6 11 रोटियां खाई। अब वहां पे एक चौथा दोस्त आ गया उनका, जिसका नाम था, ठीक है, अमन, कुछ भी। अब अमन एक चौथा दोस्त आ गया। अमन ने बोला यार तुम लोग अकेले अकेले पार्टी कर रहे हो यार, तो हमें भी पार्टी खिलाओ यार, कुछ खाना वाना खिलाओ, हमें भी पार्टी वार्टी में इनवाइट कर लिया करो यार। तो वो लोग डर गए। भाई क्यों डर गए, क्योंकि चैतन्य या अमन की क्या क्वालिटी थी ना, कि वो अकेले 11 रोटियां खा जाता था। ठीक है, अब 11 रोटियां खा जाता था, तो चैतन्य वाज इक्विवेलेंट टू विच, दिस 3। इक्विवेलेंट का मतलब आप लोग को समझ आ गया होगा बेटा, मतलब इन तीनों के जगह पे जो अकेला सिंगल रेसिस्टर काम करे ना, उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टर। ठीक है, आई होप दिस थिंग। यहाँ पे 3 बातें सीखी हमने। सीरीज में करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबके सब सारे रेसिस्टर के क्रॉस अलग होगा, और सारे रेसिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी।
उसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे होंगे भाई साहब इसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगी वो तीनों इंडिविजुअल रेसिस्टर्स जो हैं उनके रेसिस्टेंस के सम के इक्वल होगी, और जो सबसे बड़ी वाली रेसिस्टर है ना उसके रेसिस्टेंस से भी ज्यादा होगी। पैरेलल की बात करें तो भाई साहब पैरेलल जैसे ही करंट दो या दो से अधिक पार्ट में बटा तो आपको ये समझ लेना है प्यारे बच्चों कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है प्यारे बच्चों कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट दो या दो से अधिक पार्ट में ब्रेक होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सारे रेसिस्टर के क्रॉस क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी, और वो किसके इक्वल होगी, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे डेरिवेशन में काम आएगा इसीलिए मैं बता रहा हूं। और यहां पे आप देखेंगे तो तीनों करंट जो है ना I1 प्लस I2 तीनों रेसिस्टर से पास होने वाली करंट ये हमारी ये सर्किट से पास होने वाले करंट I के क्या होगी, इक्वल होगी। जाहिर सी बात है तीनों वायर को यहां ला करके कनेक्ट कर दोगे तो सेम करंट मिल जाएगा फिर जो यहां से फ्लो कर रहा था आई होप यहां तक की चीजें आपकी सारे बच्चों की क्लियर हो गई होंगी, किन्हीं को कोई डाउट। इक्वल्स टू V इक्वल्स टू I इंटू आर। अब सबकी रेसिस्टेंस यहां से सबसे मान लो करंट कितनी फ्लो कर रही है, तो जो करंट की स्ट्रेंथ है जो फ्लो कर रही है, करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा, करंट कितना फ्लो कर रहा है यहां से, मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है, तो सीरीज में तो करंट सेम होता है, आई 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 सारे जगह से सेम करंट फ्लो करेगा। अब जब सेम करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा बेटा अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, सबकी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगी, V1 V2 V3, और यहाँ पे क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। अब देखो बेटा ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल्स टू आई R1। अब इसके क्रॉस देखोगे तो करंट कितनी जा रही थी बेटा I, करंट इसके क्रॉस कितनी जा रही थी I, सेम करंट जा रही थी सबसे, तो यहाँ पे क्या होगा V1 इक्वल्स टू I यहाँ पे V1 इक्वल्स टू कितना हो आई R1, V2 इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी आई R2, V3 इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी आई R3। V1 इक्वल्स टू आई R1, V2 इक्वल्स टू आई R2 एंड V3 इक्वल्स टू आई R3। थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल इशू आ गया, कोई बात नहीं बेटा मैं इसको मैनुअली कर देता हूँ। अब आप जब इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना हो गया बेटा, इन तीनों को करोगे तो आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। अब इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ कॉमन तो दिख रहा है, आई कॉमन दिख रहा है, आई को कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया ये हमारा। हाँ अब क्या करा यहाँ V1 प्लस V2 प्लस V3 ये तीनों का पोटेंशियल का सम किसके इक्वल है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, तो ये किसके इक्वल होगा V। अब हमने क्या करा एक और हमने रेसिस्टर लिया RE का, कितने ओम का लिया बेटा RE का, और उसको मैंने सेम बैटरी से कनेक्ट करा, इसकी रेसिस्टेंस कितनी थी बेटा RE, और इसको सेम बैटरी V वोल्ट से कनेक्ट करा, और ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस थी, इन तीनों का ये रेसिस्टेंस कैसा था बेटा, इक्विवेलेंट था, तो यहां से करंट भी इक्विवेलेंट मतलब सेम रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा था, ये तीनों मिलकर के जितना ऑफर कर रहे थे उतना ये अकेले कर रहा था, तो इससे भी कितना करंट पास करेगा बेटा, इससे भी करंट हमारा पास करेगा I, और यहां से जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा V इक्वल्स टू I इंटू I इंटू RE। ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट हो गई हमारी और ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया, ठीक है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा बेटा, ये आप देखोगे RHS पार्ट अलग अलग है लेकिन LHS पार्ट क्या है हमारा सेम है, तो LHS पार्ट सेम होगा तो मान लो कि ये वाली पार्ट इसके इक्वल और ये वाली पार्ट इसके इक्वल, इसका मतलब ये वाला अभी और ये वाला इसके इक्वल, इसका मतलब ये वाला किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप देखोगे तो I इंटू RE किसके इक्वल हो जाता है बेटा, I इंटू RE विल बी इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। और यहां से जब आप I से डिवाइड करो ये I कैंसिल हो गया, RE किसके इक्वल आ गया बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहां से हमारा क्या हो गया बेटा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। I hope this thing should be very clear to everyone. Draw this diagram and make the required corrections. इस डायग्राम में करेक्शन रिक्वायर्ड, आपको क्या लग रहा है क्या इसमें गड़बड़ी है, ध्यान से देखो जरा। ये करंट फ्लो हो रही, करंट का फ्लो किधर से हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, सही बात है भाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है और करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। लेकिन वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जा सकता है, नो नेवर। वोल्ट मीटर को जब भी कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में तो एक तो गड़बड़ी यहां हो गई कि वोल्ट मीटर यहां होना था और ए मीटर को यहां होना था, मतलब यहां ए मीटर आ गया और यहां पे कौन चला जाएगा बेटा, तो यहां पे वोल्ट मीटर जाएगा। दूसरी गड़बड़ी, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है भाई अच्छी बात है,
तीसरी यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल इंडिकेट होना चाहिए और यहाँ क्या इंडिकेट होना चाहिए बेटा, नेगेटिव टर्मिनल इंडिकेट होना चाहिए। अब जाकर के ये सर्किट आपकी प्रॉपर्ली कंप्लीट। सपोज दो रेसिस्टर हैं जिनकी रेसिस्टेंस कितनी बेटा आर है, ठीक है ना। तो अगर रेसिस्टेंस आर है तो क्या होगा, R1 प्लस आर 2R हो जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अगर 3 रेसिस्टर हैं तो 3R, 4 रेसिस्टर हैं तो 4R, 5 रेसिस्टर हैं तो 5R, 5R ऐड करोगे सबको, n रेसिस्टर होंगे तो कितने हो जाएंगे, R इक्विवेलेंट कितनी होगी, n इंटू आर हो जाएगी, ठीक है ना, n इंटू आर हो जाएगी। ओके एंड फाइन, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे किसके लिए प्यारे बच्चों, फॉर पैरेलल रेसिस्टेंस। ये मान लो कि 3 रेसिस्टर्स हैं, ठीक है, इनकी रेसिस्टेंस कितनी है R1, इनकी यहाँ पे रेसिस्टेंस कितनी है बेटा, यहाँ पे रेसिस्टेंस R1, R2, R3 है, और ये तीनों कनेक्टेड है किससे बेटा, एक बैटरी से, जिनकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है बेटा, मान लिया कि इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है और यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है। अब ये करंट यहाँ पे गया तो I1 हो गया, ये यहाँ पे I2 हो गया, और ये यहाँ पे कितना हो गया बेटा, I3 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से आया तीनों करंट I1, I2, I3 और आकर के क्या हो गया, यहाँ I हो गया। तो अब देखेंगे हम लोग बेटा, तो यहाँ पे चीजें सेम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, सेम होती है, किसमें बेटा, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी तो क्या होगा बेटा, अब अगर हम I1 फाइंड आउट करना चाहें, I1 इक्वल्स टू क्या हो गया, V अपॉन R1, I2 कितनी हो गई, V अपॉन R2, और I3 कितनी हो गई बेटा, I3 कितनी हो गई, I3 हो गई, I3 कितनी हो गई हमारी, V अपॉन R3 हो गई है ना। अब ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को अगर ऐड करा जाए तो क्या होगा बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3 अगर मैं करता हूं तो क्या होता है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, है ना। अब यहां से देखो कुछ कॉमन दिख रहा है कि अच्छा I1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके इक्वल होगा, करंट थ्रू द सर्किट I के इक्वल हो जाएगा। I इक्वल्स टू कितना हो गया, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, है ना। अब यहां से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, हाँ मुझे तो लग रहा है V कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो V को कॉमन रखेंगे तो कितना हो जाएगा, I अपॉन R1 प्लस I अपॉन R2 प्लस I अपॉन R3, और कॉमन में क्या हो जाएगा, इंटू V। यहां तक की चीजें क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रेसिस्टेंस कितनी थी बेटा, RE थी, है ना। अब इसकी रेसिस्टेंस हो गई RE, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया सेम पोटेंशियल डिफरेंस के सेल से, तो क्या होगा बेटा, इससे सेम करंट फ्लो करेगा ना, I करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, I इक्वल्स टू, फ्रॉम दिस डायग्राम यहां से क्या होगा, I इक्वल्स टू V अपॉन RE, है ना। अब इक्वेशन, ये इक्वेशन मान लो लक्ष्य, ये इक्वेशन क्या हो गया लक्ष्य, और ये इक्वेशन हो गई डिजिटल, ठीक है ना। अभी L और D में आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे I किसके इक्वल है, इसके इक्वल, यहाँ पे I किसके इक्वल, इसके इक्वल। अब ये वाली पार्ट इसके इक्वल और ये वाली पार्ट इसके इक्वल, इसका मतलब, और ये वाली भी इसके इक्वल, इसका मतलब ये वाली पार्ट किसके इक्वल हो जाएगी, पूरे इस वाले पार्ट की इक्वल हो जाएगी ना। तो क्या हो जाएगा, V अपॉन RE किसके इक्वल होगा बेटा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के इक्वल होगा, है ना, इंटू V के इक्वल हो जाएगा। अब देखोगे V से ये V कैंसिल हो गया, और यहां से रिजल्ट हमारा क्या बना बेटा, तो यहां से रिजल्ट हमारा ये बना कि 1 अपॉन RE इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। ये कॉन्सेप्ट सारे बच्चों को क्लियर है। तो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का अगर आपसे डेरिवेशन पूछा जाए प्यारे बच्चों फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आप कर लेंगे अच्छे से। चलिए बहुत अच्छी बात है। वन शॉट में जनरली इन चीजों को डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन मैंने डिस्कस कर दिया ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, आप इसके डेरिवेशन को स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमारी क्या होगी, इसको हम लोग समझते हैं ना। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आप ध्यान से देखेंगे। अब ये आपके लिए है, इसको आप खुद से करेंगे बेटा, इसको आप खुद से करके देखेंगे। ये डेरिवेशन आपके लिए दिया गया है। अब जैसे एक हाउ द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन होम, सीरीज और पैरेलल। क्या लगता है बेटा आपको, आपके घरों में जो अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं सीरीज में कनेक्ट होंगे या पैरेलल में कनेक्ट होंगे? सोचो, पैरेलल में कनेक्ट होंगे। क्यों? सीरीज में कनेक्ट होने से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं बताता हूं आपको।
प्रॉब्लम क्या होगी। जैसे मान लो कि अगर सारे अप्लायंसेस को सीरीज में मैं कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, मेन सप्लाई से जब करंट पास करेगी ना तो सारे अप्लायंसेस को तो सेम स्ट्रेन अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा। और क्या सबको सेम करंट चाहिए क्या? नो, रेफ्रिजरेटर को ज्यादा करंट चाहिए, टीवी को टेलीविजन को कम करंट चाहिए। तो क्या होगा, जब सेम करंट सबको मिलने लगेगा तो क्या प्रॉपर्ली वर्क करेंगे? नो, नहीं वर्क करेंगे। क्या होगा बेटा, ये सेम करंट देख रहा हो सबको मिल रही है तो क्या प्रॉपर्ली वर्क होगी? नहीं, प्रॉपर्ली वर्क नहीं होगी। और इससे क्या होगा बेटा, हमारा ये डिवाइस डैमेज भी हो सकता है। ठीक है। और एक और प्रॉब्लम है इसकी, अगर मान लो एक जगह से कहीं से ये सर्किट ब्रेक हो गई तो भाई साहब कोई भी सब्सटेंस स्विच को ऑफ कर दिया, सर्किट ब्रेक करने का मतलब एक रेफ्रिजरेटर के स्विच को ऑफ कर दिया तो पता चला टीवी भी बंद हो गया और आयरन भी बंद हो गई, हमारा इलेक्ट्रिक आयरन काम करना बंद कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा कि अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। अब देखो पैरेलल में हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, कैसे कनेक्ट किया हुआ बेटा, पैरेलल में कनेक्ट करने का बेनिफिट आपको दिख पा रहा होगा। क्या है बेटा, अगर मान लो किसी एक सबसे पहली चीज, सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रही है 220 वोल्ट की जो मेंस से आ रही है, और सबकी रेसिस्टेंस अलग अलग है, तो अपने रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, वी तो सेम है लेकिन आर तो सबकी अलग है ना, तो आर जब अलग होगी तो क्या होगा, आई सबका अलग हो जाएगा। यहां पे अगर मैथमेटिकली भी देखना चाहो आप लोग तो क्या है बेटा, V इक्वल्स टू, पेन के कलर को मैं चेंज कर लेता हूं थोड़ा, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अब ये पेन के कलर को मैं क्या कर लूं बताओ, ब्लू, अच्छा चलो ब्लू कर लेता हूं। V इक्वल्स टू क्या है, I इंटू आर, ठीक है। अब V तो सेम है, पैरेलल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगी, तो रेसिस्टेंस सबकी अलग अलग, इसकी रेसिस्टेंस इसकी सबकी अलग अलग होगी, तो क्या होगा बेटा, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V सेम हो जाएगा लेकिन R सबके लिए अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। R डिफरेंट होने से क्या होगा, I की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, और जिसको जितने करंट की रिक्वायरमेंट है उसको उतनी ही करंट मिलेगी। ये तो फर्स्ट बेनिफिट हो गया हमारा। सेकंड बेनिफिट क्या है बेटा इसका, सेकंड बेनिफिट इसका क्या होगा, तो सेकंड बेनिफिट ये होगा हमारा कि अगर एक स्विच को मैं ऑफ भी कर देता हूं, एक स्विच को ऑफ भी कर देता हूं, जैसे इसको मैंने ऑफ कर दिया तो क्या ये दोनों वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो यहां पे सारे कंपोनेंट्स एक साथ अगर मैं चाहूं तो बंद कर सकता हूं, या अगर मैं चाहूं कि मुझे रेफ्रिजरेटर का काम है और आयरन का काम है, टीवी नहीं देखना है, तो भाई साहब हम किसी एक को भी बंद कर सकते हैं, बाकी रन करता रहेगा। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डोमेस्टिक वायरिंग। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि मीटर कैसे कनेक्ट, आपको क्या लगता है हमारे घर में मीटर कैसे कनेक्टेड हो। तो मीटर बेटा सीरीज पैरेलल या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जहां सीरीज और पैरेलल दोनों हो, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां चीजें समझ आएंगी। तो मीटर कैसे कनेक्टेड होता है बेटा, बताओ, गेस करो। सीरीज में कनेक्टेड होता है। क्यों सीरीज में कनेक्टेड होता है बेटा ये, तो ये सीरीज में इसलिए कनेक्टेड होता है क्योंकि जो भी करंट आएगी टोटल करंट इससे पास करेगी, तब तो ये एक्चुअल रीडिंग दे पाएगा ना। अगर मान लो कि करंट, अगर कहीं कुछ करंट कुछ दूसरे पार्ट में डिवाइड हो गया तो क्या आपने जो टोटल करंट या टोटल पावर या टोटल एनर्जी यूज करी उसको आप बता पाओगे क्या, ये मीटर रीडिंग कैलकुलेट कर पाया क्या, नहीं, इसीलिए इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम बात करें हाउ आर द अप्लायंसेस कनेक्टेड इन ड्राइंग रूम में कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो अभी हमने बातें करी बेटा, सीरीज में होगी, पैरेलल में होगी, या मिक्स्ड होगी, पैरेलल होगी। बहुत, वन डिवाइस फेल्स, अगर एक डिवाइस फेल हो गया तो दूसरा अफेक्ट नहीं होगा। इन सीरीज कनेक्शन इफ वन डिवाइस फेल्स द सर्किट ब्रेक्स एंड अदर स्टॉप्स वर्किंग। आई होप दिस शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। सेकंड, द पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। क्या होता है, पैरेलल में सबको अलग अलग करंट मिलती है, और इससे 10 ईच डिवाइस गेट प्रॉपर करंट डिपेंडिंग ऑन इट्स रेसिस्टेंस, अभी जस्ट हमने बात करी थी। वेयर एज इन सीरीज सर्किट सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द डिवाइसेस इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेसिस्टेंस। चीजें क्लियर है। और थर्ड क्या है बेटा, द टोटल सर्किट रेसिस्टेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय कनेक्टिंग द डिवाइसेस इन पैरेलल। अब क्या होगी बेटा, जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो नेट रेसिस्टेंस होगी, पढ़ा है ना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला 1/R1 1/RE इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो नेट रेसिस्टेंस जब सारे को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो नेट रेसिस्टेंस क्या होगा बेटा, कम होगा। मैंने बताया था सबसे कम वाले डिवाइस से भी कम होता है ना, वही चीजें होंगी यहाँ पे। चलो चीजें पूरी क्लियर होंगी बेटा आपकी। अब ये देखो, ये थोड़ा शॉक टाइम है, यहाँ पे शॉक लग रहा है एक बच्चे को, और ये थोड़ा फन के लिए मैंने डाल दिया था आपके पीपीटी में। ये देखो, इसने इसको टच करा और टच करा, जनरली देखो न्यूट्रल वायर को टच कर रहा है, ये लोग बोलते हैं न्यूट्रल वायर से शॉक नहीं लगती, यहाँ इसको न्यूट्रल वायर से शॉक लगा, मतलब इसकी कहीं ना कहीं वायरिंग
वायरिंग में फॉल्ट है, प्रॉब्लम है इसके वायरिंग में, है ना। अब चलो, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कशन करते हैं बेटा। अब effects of electric current. Now we are near to end this chapter, effects of electric current. आपने इसके कुछ effects क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। जैसे केमिकल अफेक्ट ऑफ करंट की बात करें तो केमिकल अफेक्ट ऑफ करंट आपने कहां पे पढ़ा था बेटा? क्लास 8 में। क्लास 10th में आपको दो पढ़ने हैं, हीटिंग अफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट। तो बेटा अभी इस चैप्टर में हम हीटिंग अफेक्ट को पढ़ेंगे, मैग्नेटिक अफेक्ट का मैंने वन शॉट आपको दे दिया है, और केमिकल आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा, केमिकल आपके सिलेबस में है ही नहीं, ये स्टैंडर्ड 8 में डिटेल में पढ़ना था अपने को, है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, हीटिंग अफेक्ट ऑफ करंट। अब ये हीटिंग अफेक्ट ऑफ करंट की क्या स्टोरी है, आखिर हीटिंग ऑफ ये हीट प्रोड्यूस कैसे होता है किसी भी सर्किट में। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने रेसिस्टेंस की बातें करी थी प्यारे बच्चों, तो रेसिस्टेंस में क्या हो रहा था? व्हाट वाज हैपनिंग इन रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस में क्या होता था? हम लोगों ने रेसिस्टेंस में ये देखा था कि ये जो वायर है इससे क्या पास कर रहे थे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे थे, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे थे तो क्या होता था बेटा? इनकी कोलिजन होती थी। अच्छा जैसे मान लो कि तुम्हारे पापा ने थप्पड़ लगाया जोरदार, यहाँ पे एक जोर से थप्पड़ लगी, जो तो थप्पड़ लगा तो क्या वो कोलिजन हुआ। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये गाल गर्म हो गया हमारा, ऐसा फील होता है ना। मतलब कोलिजन से क्या प्रोड्यूस होती है बेटा? हीट प्रोड्यूस होती है कोलिजन से। अब जैसे ठंड का मौसम है अभी, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मान लो साइकिल से स्कूल जा रहे हैं, ठंड लग रही है, हाथ पूरा ठंडा हो गया है, ठीक है, हार्ड हो गया है, तो हम लोग इसको ऐसे 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 करके रब करते हैं, रब करने से हीट प्रोड्यूस होती है। मतलब कहीं ना कहीं कोलिजन से क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? हीट। तो हो क्या रहा है कि यहां से जब करंट की फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ या एटम्स के साथ। अब कोलिजन से क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट। और करंट के इसी अफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? हीटिंग अफेक्ट ऑफ करंट। आई होप दिस शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किसी को कोई डाउट नहीं होगी, क्लियर है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पे क्या थी? पहले ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, क्यों? क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, कोलिजन होने से काइनेटिक हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि हमने तो पढ़ा है ना 9th में, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को बनाने और समाप्त करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं, केवल और केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। ओके एंड फाइन, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा, एक्चुअली यहाँ पे जूल साहब का बड़ा नाम आता है, ठीक है ना, इनके नाम पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी है, इसको हम लोग भी देखेंगे। बहुत जबरदस्त प्यारे बच्चों, यहां से मैं आपको चीजों को राइट डाउन करके डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने का, डिटेल मींस अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले हम समझते हैं जूल्स लॉ के पहले एक और चीज हम लोग जानते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? अच्छा एक बात बताओ, सपोज रोड पे कोई एक स्टूडेंट जा रहा था, गिर गया, एक्सीडेंट हो गई, तो उसको पकड़ के चोट थोड़ी ज्यादा लग गई। अब जब उसे चोट लगी तो क्या हुआ? कुछ लोग आए, उसे पकड़ के लेकर के गए, थोड़ा सा उनको चाय वाय, थोड़ा उनको एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह दिया गया, उसके बाद उसको एनर्जी मिली, फिर वो आगे बढ़ा। अच्छा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में आपका क्या थॉट है बेटा? अगर मान लो हमारे पास ये वायर है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, जब इनमें कोलिजन हुई, तो इनमें कोलिजन हुआ तो भाई साहब ये तो रुके होंगे थोड़ी देर के लिए, आखिर फिर ये मोशन में कैसे आए? तो भाई साहब चूंकि हमने इसको किससे कनेक्ट करा हुआ है? बैटरी, एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गई हमारी और ये निगेटिव टर्मिनल हो गई, इसको हमने किससे कनेक्ट करा हुआ? बैटरी से कनेक्ट करा हुआ है। तो हुआ क्या ये जो करंट की फ्लो हो रही थी ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सेल इसको क्या प्रोवाइड करा रहा था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बोलोगे सर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअली दैट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। एनर्जी का वो फॉर्म जो करंट के कॉन्टिन्यूअस फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आप बोलोगे सर ये कॉन्टिन्यूअस फ्लो का मतलब क्या है? तो मतलब ये हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन मान लो इससे टकराया, तो भाई साहब टकराने के बाद फिर ये आगे कैसे बढ़ना शुरू किया? क्योंकि इसको क्या मिल रही थी भाई साहब? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर से इसमें क्या आ गई? मोशन आ गई, फिर ये आगे बढ़ने लग गया। चीजें पूरी क्लियर है बेटा? अब क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? अच्छा एक बात बताओ, इसकी कोलिजन, इसका टकराना जितना ज्यादा होगा, क्या उतना ही हीट प्रोड्यूस नहीं होगा? होगा ना। और हमने 9th में एक चीज और पढ़ा है कि एनर्जी किसके इक्वल होता है बेटा? एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। एनर्जी किसके इक्वल होता है? वर्क डन के इक्वल होता है। और जब ये हमारी एनर्जी वर्क डन के इक्वल होगी तो मतलब क्या हुआ भाई साहब? ये हीट एनर्जी किसके इक्वल हो गई? ये अब क्या हुआ? एक मिनट, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? हीट एनर्जी। और एनर्जी वर्क डन के इक्वल, मतलब ये हीट किसके इक्वल हो गया? वर्क डन के इक्वल हो गया।
चीजें पूरी क्लियर है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोलिजन के बाद हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है फॉर हीटिंग डिवाइसेस, अगर हम लोग हीटिंग डिवाइसेस की बात करें, और ये हीट एनर्जी और ये एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है। चीजें पूरी क्लियर है ना। अब देखो, अब यहां पे हम लोगों ने देखा है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू क्यू इंटू वी। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था ना सेशन के स्टार्टिंग में कि सारे फॉर्मूले काम आएंगे, देखो अब आ गया वो टाइम। W इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस में फॉर्मूला मिला था, तो हमारा हीट एनर्जी किसके इक्वल हो गया, क्यू इंटू वी के इक्वल हो गया। अब V इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, करंट का डेफिनेशन, तो Q किसके इक्वल हो गया, I इंटू टी के इक्वल हो गया। V किसके इक्वल होता है, I इंटू आर के इक्वल होता है, तो V किसके इक्वल हो गया, I इंटू आर, ओम्स लॉ। यहां से जब आप हीट को देखोगे तो हीट किसके इक्वल हो गया, I इंटू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं बेटा जूल्स। आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलता है एक कि इफ करंट फ्लोज थ्रू एनी सर्किट, अगर किसी सर्किट से कोई करंट की फ्लो हो रही है ना प्यारे बच्चों, तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, जाहिर सी बात है ना, तुम सोच करके देखो, कोई एक सर्किट है, जैसे टंगस्टन बल्ब 100 वाट वाली बहुत पहले बल्ब आया करती थी, तो क्या होता था प्यारे बच्चों, उस बल्ब में होता ये था कि जितने देर तक उसको जलाओगे उतना ही ज्यादा वो बल्ब का जो सरफेस होती थी, बल्ब की जो सरफेस होती थी, बल्ब का जो सरफेस होता था वो गर्म हो जाता था। मतलब जितने ज्यादा देर तक करंट की फ्लो होगी उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। करंट की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, तो भाई साहब क्या लगता है आपको, करंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो भाई साहब अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगी। उसके बाद रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर भी कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगी। मतलब यहां से ये फॉर्मूला हो गया, और वो हम अभी हमने लॉजिकली समझा। अब कोई बोले व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो सिंपली बोलेंगे अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस्ड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू। बढ़ता हूं, ठीक है ना। अब देखो क्यू भी, अब इसको मैं ब्रेक करूं तो क्यू को क्या लिख सकता हूं, आई इंटू वी, वी इंटू आई लिख सकता हूं, सॉरी आई इंटू टी, एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, आई इंटू टी लिख सकता हूं। और यहाँ क्या हो गया वी, तो वर्क डन का एक और, एनर्जी का एक और फॉर्मूला मिला, हीट का एक और फॉर्मूला मिला, क्या मिला, वी आई टी, क्या मिला, वी आई टी। ठीक है, वी आई टी वेल्लोर के नाम से इस फॉर्मूले को याद कर लेना तुम। हाँ, अब क्या हुआ, हमने V इक्वल्स टू क्या देखा, आई आर, तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या मिला, V के जगह पे लिखा हमने I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। ठीक है, तो यहां से क्या बन गया बेटा, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है ना। अब फिर नेक्स्ट फॉर्मूले को देखें हम लोग, तो एक बात बताओ, आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई कैन बी रिटेन एज वी अपॉन आर, वी इक्वल्स टू आई आर, पढ़े ना हम लोग, तो आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, आई इक्वल्स टू वी अपॉन, अब बस 15 से 20 मिनट में लेक्चर आपके कंप्लीट होंगे। आई इक्वल्स टू क्या होगा, वी अपॉन आर होगा बेटा, तो यहाँ आई स्क्वायर के यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, है ना। अब ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल ये स्क्वायर से ये कहानी स्टोरी फिनिश्ड हो गई, कहानी खत्म। और यहाँ क्या बना, एनर्जी का एक और फॉर्मूला बना, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं किसके लिए बेटा, एनर्जी के लिए, या ये एनर्जी जहां जहां है ये सब किसके इक्वल हो जाएगा, हीट के लिए, किसके लिए, हीटिंग डिवाइसेस के लिए। ठीक है ना, चीजें पूरी क्लियर है बेटा, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आई होप दिस थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता होने चाहिए आपको। क्या क्या फॉर्मूला देखा हम लोगों ने, एक बारी हम लोग देख लेते हैं फिर से इसको। हमने फॉर्मूला देखा बेटा वर्क डन का, क्यू भी एनर्जी और वर्क डन क्यू भी, दूसरा फॉर्मूला वी आई टी हमने देखा, तीसरा फॉर्मूला हमने आई स्क्वायर आर टी हमने देखा, चौथा फॉर्मूला हमने वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू। अच्छा चलो एक ब्रेन टीजर क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द ऑफ दिस इज राइट आंसर फॉर जूल्स लॉ, जूल्स लॉ के लिए राइट आंसर क्या है, तो H इक्वल्स टू वी अपॉन टी इंटू आर, ठीक है, H इक्वल्स टू वी आई टी जूल, बी है ये v अपॉन टी इंटू आर, आई स्क्वायर H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट लग रहा है, बताओ आप लोग। सही बात है भाई साहब, तीनों फॉर्मूले तो अभी ड्राइव करके दिखा दिया ना आपको मैंने, तीनों फॉर्मूले ड्राइव करके दिखाया ना। H इक्वल्स टू वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी एंड वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। चलिए, तो कोई ब्रेन टीजर नहीं था ये, बस नाम का ब्रेन टीजर था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। मुझे पता है आप लोग अब थक रहे होंगे, बस थोड़ा देर का और साथ
इस चैप्टर में हम लोगों को चलना है, उसके बाद चीजें पूरी क्लियर होंगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब आप देख रहे हो, इसकी फिलामेंट किसकी बनी होती है? टंगस्टन की। अब एक सवाल आता है सर हमारे मन में कि ये टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्यों? क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। किसकी? इस फिलामेंट की रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। साथ ही साथ, अच्छा मान लो तुम्हें बहुत पैसा हो जाए, क्योंकि तुम स्कूल जा रहे हो और तुम्हें 25 करोड़ रुपए मिल जाए, और हमारा एक्सपीरियंस माँ के साथ बचपन से बहुत अच्छा नहीं है पैसे के मामले में। जब जब नानी नाना के यहाँ गए, उनका पैर छुआ, पैसा मिला, तो माँ ने बोला चलो निकालो, चलो रखो। तो भाई साहब अनुभव अच्छे नहीं था। 25 करोड़ रुपए से भरा हुआ बैग हमें मिल गया। अब उस पैसे को हमें बचा के अपने पास इसलिए रखना है क्योंकि और माँ को पता चलेगा तो पैसे गायब हो जाएंगे। तो भाई साहब कहाँ रखेंगे? आपको नींद आएगी, नींद आना बंद हो जाएगा, यार रखा हुआ है कहीं किसी को पता ना चल जाए। होंगी ना इस तरह की बातें। वही चीजें हैं कि रेसिस्टेंस हाई है, ठीक है। हाई रेसिस्टेंस होने से क्या होगा बेटा? ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करेगा, गर्मी। अब वो गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए, मतलब इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होनी चाहिए। तो बेटा दूसरी बात क्या है इसकी? हाई मेल्टिंग पॉइंट। बातें समझ आ रही हैं? तो टंगस्टन का हम लोग क्यों यूज करते हैं बेटा फिलामेंट बल्ब का? क्योंकि इसकी रेसिस्टेंस हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होती है, 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और तीसरी क्या होती है बेटा? इसके अंदर हम लोग इनॉट गैसेस फिल करते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रोजन या आर्गन की। क्यों फिल करते हैं? ताकि ये टंगस्टन, अगर यहाँ ऑक्सीजन का फिल करेंगे तो क्या होगा? टंगस्टन टेम्परेचर हाई होने के साथ ही साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना देगा। ये इनॉट गैसेज होते हैं, ये इनएक्टिव गैसेज होते हैं, जो क्या होते हैं बेटा? इसके साथ हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके एंड फाइन, आगे बढ़े बेटा। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में, ये आप देख पा रहे हैं फ्यूज। इसकी जो वायर होती है टीन और लेड के अलवाय की बनी होती है। ये बड़ी जो आप देख रहे हैं किसकी बनी है? पोर्सिलिन की। और यहाँ जो वायर लगी होती है किसकी? ये जो वायर देख रहे हैं, वायर किसकी बनी होती है बेटा? अलवाय ऑफ लेड एंड टीन। क्यों लेड एंड टीन की? क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है प्यारे बच्चों। और इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या होता है? जब सर्किट से एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट की फ्लो हो रही होती है, तो करंट को एक्सेस करंट फ्लो होगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगी, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा भाई साहब? टेम्परेचर बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगी तो ये क्या होगा बेटा? ये वायर क्या हो जाएगा? मेल्ट कर जाएगा हमारा। ये वायर क्या होगा? वोल्टेज मिला इसको, जब हाई वोल्टेज 230 वोल्ट का मिला तो क्या हुआ बेटा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना स्टार्ट करा, और यहाँ पे ये टीवी चालू हो गई, देख रहे होगे आप। अब ये टीवी स्टार्ट हो गए, उसके बाद क्या हुआ भाई साहब? उसके बाद हुआ ये कि शॉर्ट सर्किट, मान लो शॉर्ट सर्किट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुई, तो शॉर्ट सर्किट के होने से क्या हुआ? बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की करंट इससे आने लग गई। और जब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की करंट इससे आने लग गई तो क्या हुआ बेटा? बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की करंट आई, तो ये इसकी टेम्परेचर हाई होने से ये मेल्ट कर गया। और इसके मेल्ट कर जाने से क्या हुआ प्यारे बच्चों? कि ये टेलीविजन हमारा सेफली बच गया। अगर ये मेल्ट नहीं करता तो ज्यादा स्ट्रेंथ की करंट आती और ये हमारा टेलीविजन डैमेज हो जाता। आई होप दिस थिंग्स। अब ये इलेक्ट्रिक मीटर की बातें हो रही है। इलेक्ट्रिक मीटर के समय अब इलेक्ट्रिक पावर की टाइम आ गई। ध्यान से देखेंगे, अभी तक हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले देखे थे। एनर्जी किसके इक्वल थी? हीट के इक्वल। और ये किसके इक्वल था? क्यू भी। दूसरा किसके इक्वल था? वी आई टी। तीसरा किसके इक्वल था? आई स्क्वायर आर टी। और चौथा किसके इक्वल था? वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी के इक्वल होता था। अभी जस्ट हमने प्रूव करा। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक पावर तो समझेंगे, पावर समझने के पहले हम समझते हैं, इलेक्ट्रिक पावर समझने के पहले समझते हैं पावर क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय पावर? अच्छा, पावर का कोई पर्सन बहुत पावरफुल है। सपोज दो बच्चे हैं, दोनों को कुछ वर्क दिया गया, दो लोग हैं, दोनों को कुछ वर्क दिया गया, एक ज्यादा पावरफुल है, तो अगर कोई ज्यादा पावरफुल है तो क्या करेगा वो? व्हाट ही विल डू? बहुत ज्यादा। जैसे मैं बात बोलूं, जैसे मैं बोलूं, बिहार के, जो हमारे बिहार के सीएम हैं, श्री नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी, दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? नरेंद्र मोदी जी ज्यादा पावरफुल है। क्यों भाई? क्यों नरेंद्र मोदी जी ज्यादा पावरफुल क्यों है? क्योंकि पीएम है वो और ये सीएम है। तो क्या हुआ? हुआ ये कि नरेंद्र मोदी जी, श्री प्रधान दामोदर दास मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सेम डेट टाइम में 24 आवर्स में पूरे देश का काम कर रहे हैं। मतलब उनके वर्क करने का रेट क्या है? ज्यादा फास्ट है। किसके रिस्पेक्ट में? श्री नीतीश कुमार जो सीएम है हमारे बिहार के। नीतीश कुमार के साथ क्या है भाई साहब कि ये पूरे 24 आवर्स में केवल किसका वर्क कर रहे हैं? पूरे स्टेट का वर्क कर रहे हैं केवल, और वो पूरे कंट्री का वर्क कर रहे हैं। तो सपोज दो लोग हैं, जब भी पावर की बात होगी तो दो लोग होंगे, तो उसमें पावर किसकी ज्यादा होगी? जिसके वर्क करने का स्पीड ज्यादा हो, वर्क करने का रेट फास्ट हो। अब जैसे मान लो हमने फैन खरीद कर लाया मार्केट से, दो फैंस खरीद करके लाए, एक फैन बहुत तेज चल रहा है, तो बहुत तेज यूं ही तो नहीं चल रहा होगा वो,
उसने वर्क चाहिए तो वो यूं ही तो नहीं बहुत तेज घूम रहा होगा, वो बहुत तेज घूमने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम कर रहा होगा। मतलब जिसकी पावर ज्यादा होगी वो वर्क ज्यादा करेगा, और ज्यादा वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होगी। मतलब जब भी पावर की बात होगी तो पावर में क्या होता है बेटा, अब यहां पे कनेक्टिविटी हो जाती है टाइम से। जिसकी पावर ज्यादा है वो क्या करेगा बेटा, वो कम टाइम में उतना वर्क करेगा या उतने टाइम में ज्यादा वर्क करेगा, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी बातें कहीं ना कहीं मोर और लेस वही होंगी, पावर का मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क। लेकिन जब इलेक्ट्रिक पावर की हम बात करें तो यहां वर्क की जगह पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन। जैसे मैं बात करूं 9 वाट की बल्ब और 100 वाट की बल्ब, तो 100 वाट की बल्ब का मतलब क्या हुआ भाई साहब, कि उसने ज्यादा, उसकी पावर ज्यादा है, मतलब उसने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करी। तो मतलब हम जब भी हमें डिफाइन करना हो इलेक्ट्रिक पावर तो हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन और डेसिपिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करने का जो रेट है ना किसी भी डिवाइस का, उसको क्या बोलेंगे। अब कंज्यूम करने का मतलब इसकी पावर ज्यादा है, बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा है, मतलब ज्यादा कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सॉरी, वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होगा। तो भाई साहब यहां क्या समझ में आया, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। अब एनर्जी के फॉर्मूले हमने क्या क्या देखे, पावर के फॉर्मूले भी क्लियर हो गए आपके सारे। एनर्जी के हमने फॉर्मूले क्या देखे, एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू हीट, क्या क्या था, QV। तो ये क्या हो गया, QV अपॉन टी। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, VIT अपॉन टी। तीसरा फॉर्मूला क्या था हमारा, I² अपॉन टी। चौथा फॉर्मूला क्या था हमारा, V² अपॉन R इंटू टी अपॉन टी। सब जगह पावर के लिए टाइम से डिवाइड करना, ये टी से टी कैंसिल, टी से टी कैंसिल, टी से टी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टी पहला फॉर्मूला, सॉरी इलेक्ट्रिक पावर किसके इक्वल हो गया बेटा, QV अपॉन टी। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, VI। तीसरा फॉर्मूला क्या हो गया, I²R। और चौथा फॉर्मूला क्या हो गया, पता है क्या है बेटा, जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल करके आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू 1 इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम। मतलब एनर्जी का एक और फॉर्मूला आया, पावर इंटू टाइम। ध्यान देंगे बेटा, ये फॉर्मूला फिर अभी काम आने वाला है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। एनर्जी इक्वल्स टू क्या है बेटा, पावर इंटू टाइम। यहां तक की चीजें पूरी क्लियर है ना, किन्हीं को कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके यूनिट्स के तरफ। अब जब हम इसके यूनिट्स की बात करेंगे ना बेटा, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं और हम लोग बढ़ते हैं अब यूनिट्स के तरफ। आगे बढ़े बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब जब हम यूनिट्स के तरफ बढ़ेंगे तो हमने देखा पावर इक्वल्स टू क्या था बेटा, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। पावर की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो पावर की यूनिट क्या आ गई, जूल पर सेकेंड। अब जूल पर सेकेंड को पता है क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, जेम्स वॉट के रिगार्ड में हम लोग इस यूनिट का नाम देते हैं वॉट। क्या बोलते हैं, वाट। अब हमसे कोई बोले 1 वाट का मतलब क्या हुआ, पावर 1 वाट करना है मुझे, तो पावर 1 वाट करने के लिए क्या होगा, हमें यहाँ 1 जूल करना होगा, यहाँ 1 सेकेंड करना होगा। मतलब अगर किसी डिवाइस ने 1 सेकेंड में 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर ली तो हम क्या बोलेंगे बेटा, उस डिवाइस की पावर कितनी है, 1 वाट है। अगर कोई बोले 10 वाट का मतलब क्या हुआ, तो 10 वाट का मतलब क्या हुआ बेटा, 10 जूल इन 1 सेकेंड। मतलब अगर किसी डिवाइस ने 1 सेकेंड में 10 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर ली तो उसकी पावर 10 वाट होगी। अगर हमसे कोई पूछे बताओ भाई साहब 20 वाट का मतलब क्या हुआ, तो 20 वाट का मतलब क्या है बेटा, तो 20 जूल इन 1 सेकेंड। अगर किसी डिवाइस ने 1 सेकेंड में 20 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर ली तो उसकी पावर क्या होगी प्यारे बच्चों, उसकी पावर होगी 20 जूल इन 1 सेकेंड। हाँ, अगर जैसे टंगस्टन बल्ब पहले आता था सूर्या वाला 100 वाट का होता था, तो 100 वाट का मतलब क्या हुआ बेटा, 100 वाट का मतलब क्या हुआ, 100 जूल इन 1 सेकेंड। अब 100 जूल इन 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में उसने 100 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर ली। अब हम लोग देखते हैं बेटा 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब क्या होगा, 1000 वाट। 1000 वाट का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, 1000 जूल इन 1 सेकेंड। मतलब इसने 1 सेकेंड में कितनी जूल की एनर्जी कंज्यूम करी बेटा, 1000 जूल की।
अब इसको हम लोग 1 किलोवाट कहते हैं। यहां तक की चीजें पूरी क्लियर है बेटा, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है। अब मैं आता हूं बेटा नेक्स्ट स्लाइड में, और ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। अगर आपसे कोई बोले 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या, देखो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे कोई पूछे 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, तो क्या बोलेंगे बेटा आप? 1 किलोवाट आवर का मतलब ये है, समझेंगे पहली चीज। अच्छा, किलोवाट किसकी यूनिट है बेटा? किलोवाट किसकी यूनिट है? किलोवाट किसकी यूनिट है? पावर की। और आवर किसकी यूनिट है? टाइम की। तो पावर इंटू टाइम क्या होता है बेटा? एनर्जी। मतलब पहली बात तो हमारे माइंड में ये मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ पावर। 1 किलोवाट आवर पावर की यूनिट नहीं है, ये किसकी यूनिट है बेटा? एनर्जी की यूनिट है। ये किसकी यूनिट है? ये एनर्जी की यूनिट है। अब 1 किलोवाट आवर एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा? तो 1 किलोवाट एनर्जी का मतलब ये हुआ कि सपोज मैंने कोई एक हीटर खरीद करके लाया जिसकी पावर कितनी थी? 1000 वाट की थी। 1000 वाट होने का मतलब क्या हुआ बेटा? उसने 1000 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करी थी। कितने देर में बेटा? 1 सेकेंड। हीटर, उस हीटर को मैंने रन कराया जिसकी कैपेबिलिटी 1 सेकेंड में 1000 जूल ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करने की है। उसको जब मैंने 1 आवर, 1 घंटे तक लगातार रन कराया, तो टोटल जो उसने एनर्जी उस 1 घंटे में कंज्यूम करी ना बेटा, वही एनर्जी क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 किलोवाट आवर होगा। चीजें पूरी क्लियर है बेटा? मतलब 1 किलोवाट आवर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द devices in 1 hour if all the devices can consume 1000 joule of energy in 1 second। अगर 1 सेकेंड में वो 1000 जूल ऑफ एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है, तो 1 घंटे तक अगर उसको लगातार रन करा दे, तो टोटल जो एनर्जी वो कंज्यूम करेगा ना, वो कितना होगा बेटा? 1 किलोवाट आवर होगा। आई होप दिस शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। किन्हीं को डाउट नहीं है ना बेटा? बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं 1 किलोवाट आवर। एक्चुअली आपने घरों में सुना होगा प्यारे बच्चों की इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपको पता है आपके घरों में जो आपने अपने मम्मी पापा से सुना होगा कि इस बार 100 यूनिट की बिल आई है, तो ये एक्चुअली किलोवाट आवर जो है ना, इट इज द बिगर यूनिट। ये क्या है बेटा? बिगर यूनिट है। किसका बिगर यूनिट है? किसकी बिगर यूनिट है? एनर्जी की। एनर्जी की यूनिट एक तो जूल है, और बड़ी यूनिट क्या है इसकी? और बड़ी यूनिट क्या है बेटा? 1 kWh किलोवाट आवर, जिसको पता है हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल। इसको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, और इसको हम लोग आम बोलचाल के भाषा में बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। आपने सुना होगा 100 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी बिल आना। तो 100 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी बिल आने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? 100 यूनिट के इलेक्ट्रिसिटी बिल आने का मतलब यह है कि आपने उतने डिवाइसेस चलाए हैं। अगर कोई डिवाइस एक सेकेंड में 1000 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर सकता था, उसको आपने 100 आवर्स तक लगातार चलाया। ठीक है। अब जैसे बल्ब की बात करें, तो एक बल्ब अगर 10 वाट का है, तो 100 बल्ब मिलेंगे, तो एक साथ में कितना? 10 वाट मतलब 10 जूल इन 1 सेकेंड। तो 100 बल्ब्स मिलेंगे। कंपेयर करके देखो, 100 बल्ब्स मिलेंगे तो एक सेकेंड में 1000 जूल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे। और उन 100 बल्ब्स को अगर हम लोग 100 आवर्स तक रन करा दें, तो टोटल जो एनर्जी आएगी वो 100 यूनिट आएगी। और उन 100 बल्ब्स को अगर 1 आवर रन कराएं, तो 1 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगी, जिसको हम लोग 1 किलोवाट आवर कहा करते हैं। बेटा चीजें क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब आपको मैं एक रिलेशन बताने जा रहा हूं। अब रिलेशन बिटवीन कॉमर्शियल एंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क, इसकी बातें होंगी। अगर आप बेटा यहां ध्यान से देखेंगे, तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब 1 किलोवाट का मतलब क्या है बेटा? 1000 वाट इंटू 1 आवर का मतलब क्या है? 3600 सेकेंड। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा? इसको 36 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। 30 प्लस 20 5 हो गया। इसको 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5, 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा बेटा? ये 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इस डाटा को आप याद रखेंगे। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के इक्वल होता है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये पूरा सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा बेटा, और चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी आपको।
अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आए और आकर के आप रिस्पॉन्ड करें और बताएं कि हमें यहाँ पे डाउट है। प्यारे बच्चों, यकीन माने हम हर एक डाउट, हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और आपके लिए ही हम यहाँ पे हैं। ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बना रखे हैं, जिसको हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस करेंगे बेटा। ये सारे हमारा एक स्पेशल वीडियो आएगा। और क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के लिए वन शॉट वीडियोज मिलेंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। फिजिक्स के बाद आपको केमिस्ट्री की वन शॉट वीडियो मिलेगी, केमिस्ट्री के बाद आपको बायो की वन शॉट वीडियो मिलेगी, एसएसटी की वन शॉट मिलेगी। टोटल 16 टीचर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे गाइड कर रहे होंगे। और जिस प्लेटफॉर्म से आप कनेक्टेड हैं, ये बहुत पुरानी प्लेटफॉर्म है। पिछले 10 सालों से हम लोग ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ा रहे थे। हमने डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स दिए हैं, 98% तक एक छोटे से शहर में हम लोगों ने रिजल्ट दिया है। और मुझे उम्मीद है कि हम आपके इस क्लास 10th बोर्ड की जर्नी में अंत तक आपके साथ रहेंगे और आपको बेस्ट तक पहुंचा करके हम लोग मानेंगे। और बेटा, ये जो क्लासेस, ये जो गाइडेंस आपको मिल रही हैं, ये आपको लास्ट क्लास तक मिलती रहेंगी। मतलब एग्जाम के लास्ट जो पेपर होगी आपकी, लास्ट पेपर के एक दिन पहले तक आपको ये गाइडेंस मिलती रहेगी। वीडियो हमारा आ रहा है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे इस चैप्टर के, जहां पे हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल्स, केस बेस्ड क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड्स में आने वाले, उन सारे चीजों को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। और आपको भी इस बार रजनीश, जिसने 95%, आयुषी और जो भी ईशिता, आयुष, ये सारे बच्चे हैं, इनके तरह इस बार आपको भी रिजल्ट लाना है। और आप भी इस बार न्यूज़पेपर में होंगे, आपकी भी रिजल्ट न्यूज़पेपर में होगी। माँ पिताजी का ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे कनेक्टेड एंड कीप स्टडीड। एकदम बढ़िया से मन लगा करके पढ़े बेटा। और अगर चीजें आपको समझ आ रही हैं, ये जैसे देख रहे हो ना, पिछले साल इस 2024 की रिजल्ट में जिन बच्चों ने हमारे इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन सेंटर से, जिन बच्चों ने 10th में 90% से ज्यादा मार्क्स लाए हैं, उनको हिंदुस्तान के तरफ से मेडल्स और सर्टिफिकेट दिए गए हैं। तो इस बार बारी आपकी होनी चाहिए, इस बार नंबर आपका होना चाहिए। और जहां कोई डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। और यकीन माने उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको चीजें समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज, नेक्स्ट टॉपिक्स के अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।